लॉरेंस बिश्नोई वाकई में इतना बड़ा हो चुका है और ये आने वाले वक्त में एक बड़ी चुनौती जो है कई राज्यों की पुलिस के लिए साबित हो सकता है। दाऊद इब्राहिम मुसलमानों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी तरफ छोटा राजन अपने आप को देशभक्त डॉन बताने की कोशिश कर रहा था। अब लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई भी उसी पैटर्न को अपना रहा है। सलमान जैसे बड़े नाम को अगर वो टारगेट करेगा तो उसको भी पब्लिसिटी मिलेगी ना। मुनव्वर फारूकी को क्यों टारगेट कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई? क्योंकि फारूकी पर ऐसा आरोप लगा, उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ कि उसने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था। तो मैंने बाबा सिद्दीकी को फ़ोन किया, उसके बाद उन्होंने जो रोना शुरू किया, ऐसे छोटे बच्चे के जैसा वो रोए और अगले 2 से 3 मिनट तक वो फ़ोन पर रोते ही रहे। तो कसाब कहता था कि अरे क्या लटकाओगे तुम लोग, वो अफजल गुरु को तुम लोग ने पकड़ा ना पार्लियामेंट अटैक के मामले में, लटकाया क्या अभी तक? एक वक्त था जब मुंबई के आर्थर रोड जेल में तो पार्टीज मनाई जाती थी। दाऊद का भाई नूर इब्राहिम, जिसको नूरा कहते हैं, उसने तो फिल्मों में गाने भी लिखे हैं। आप देखोगे क्रेडिट्स में उसका नाम है नूर कास्कर। 1992 और 93 के जो मुंबई के दंगे हुए, उन दंगों की जांच के लिए बनाए गए श्री कृष्ण कमीशन ने जिन शिवसैनिकों को दोषी करार दिया, ऐसे शिवसैनिकों की हत्या छोटा शकील करवाता था। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद 3 तरह की थ्योरीज चल रही हैं। पॉलिटिकल राइवलरी के चलते उनकी हत्या की गई। दूसरी थ्योरी यह है कि सलमान के साथ करीबी की वजह से उनकी हत्या की गई, बिश्नोई वाला एंगल। तीसरी थ्योरी यह है कि पिछले 15 सालों से शांत पड़ी मुंबई में अब अंडरवर्ल्ड की धमक सुनाई दे रही है, लेकिन इस बार डॉन नया है और क्राइम करने का तरीका भी अलग है। लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग को डिकोड करने के लिए हमारे साथ हैं वेटरन जर्नलिस्ट जितेंद्र दीक्षित जी। सर वेलकम। धन्यवाद हर्ष और नेहा। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया इस पॉडकास्ट के लिए और ख़ास करके मेरे प्रिय विषय पर मुझे बोलने के लिए बुलाया है, जो कि अंडरवर्ल्ड और मुंबई शहर है। तो इन पर मैंने रिपोर्टिंग भी की है और किताबें भी लिखी हैं और आप मुझे इस पर बातचीत का मौका दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहला हमारा सवाल यही होता है, क्या ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर मुंबई में अंडरवर्ल्ड की एंट्री हो चुकी है? देखिए, अगर आप ये बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है उस ताल्लुक से कह रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी सुगबुगाहट जो है शुरू हो चुकी है। मुंबई अंडरवर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो बीते करीब 1.5 दशक से मुंबई अंडरवर्ल्ड में शांति थी। उसके पीछे कारण ये है कि मुंबई अंडरवर्ल्ड के जितने बड़े डॉन्स हैं वो ठंडे पड़ चुके हैं। दाऊद इब्राहिम के गिरोह ने मुंबई में नवंबर 2002 के बाद एक भी गोली नहीं चलाई। जो लास्ट शूटआउट दाऊद गिरोह की ओर से मुंबई में अंजाम दिया गया था, वो अली नांजियानी नाम का एक शख्स था, केबल ऑपरेटर था, उसकी हत्या की गई थी। और वो हत्या इसलिए की गई थी क्योंकि उसका कोई विवाद चल रहा था दाऊद के भाई नूर इब्राहिम के साथ, जिसको नूरा कहते थे अंडरवर्ल्ड में, और उस चक्कर में छोटा शकील के शूटरों ने हत्या की थी। उसके बाद साल 2003 में दाऊद के भाई इकबाल कास्कर को भारत डिपोर्ट करके ले आया गया यूएई से, और तब से डी कंपनी ने अपने ऑपरेशंस जो है वो समेट लिए मुंबई शहर से। हाँ, ये जरूर है कि दाऊद के जो नाते रिश्तेदार हैं वो दाऊद के नाम से कुछ एक्सटॉर्शन के मामले या लोगों के मैटर पटाने के मामले टाइप जो है वो करते रहते थे, तो डी कंपनी का नाम जीवित था। लेकिन जहाँ तक डी कंपनी की सक्रियता का सवाल है, वो 2002 के बाद में ख़त्म हो गई। उसके बाद बात करते हैं छोटा राजन गिरोह की। छोटा राजन भी जेल चला गया है, इस वक्त उम्र कैद की सज़ा काट रहा है जेडे मर्डर केस में। फिर बात करें डॉन अरुण गवली की, तो 2008 में एक मर्डर केस में अरुण गवली भी अरेस्ट हुआ और उसको भी उम्र कैद की सज़ा लग गई है, वो भी जेल में है जी। फिर एक और बड़ा गैंगस्टर था अश्विन नायक, उसके ऊपर से तमाम मामले खत्म हो चुके हैं और अब उसने अंडरवर्ल्ड छोड़ दिया है, उसका गैंग भी खत्म। अबू सलीम भी जो है वो जेल में है, वो भी अपनी सज़ा काट रहा है जी। तो ऐसे में जो बड़े प्लेयर्स थे अंडरवर्ल्ड के वो ठंडे पड़ चुके हैं। उसके बाद अगर हम बी ग्रेड के गैंगस्टर्स की बात करें, बी लिस्ट की बात करें, तो जैसे रवि पुजारी या बंटी पांडे, संतोष शेट्टी, ये लोग भी अरेस्ट हो गए थे और इनका गैंग भी खत्म हो गया। तो मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक शांति छा गई और मुंबई अंडरवर्ल्ड एक तरह से खत्म सा हो गया, क्योंकि इनके जो फुट सोल्जर्स थे, जो शूटर्स थे, 90 के दशक में जो आए दिन खून खराबा करते थे, व्यापारियों को मारते थे, बार मालिकों को मारते थे, होटल मालिकों को मारते थे, फिल्मकारों की हत्याएं करते थे,
तो उनको भी मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर की पॉलिसी अपनाकर ख़त्म कर दिया। जी। कई लोगों को महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, जिसको मकोका कहते हैं, ऐसे सख्त कानून के तहत गिरफ्तारी भी हो गई। तो कुल मिलाकर मुंबई अंडरवर्ल्ड जिस तरह से 80 और 90 के दशक में सक्रिय था या इस सदी की शुरुआत में सक्रिय था, वो अब खत्म हो चुका था। अब एक वैक्यूम आया। तो मुझे लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है उस वैक्यूम को कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहा है, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए वो मुंबई में अपनी ज़मीन तैयार कर रहा है। और इसी के तहत बाबा सिद्दीकी की हत्या जो है, इस वारदात को अंजाम दिया गया। अब तक लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह मुंबई शहर में 2 वारदातों को अंजाम दे चुका है। पहली वारदात बैंड्रा में गैलेक्सी अपार्टमेंट, जो सलमान खान का घर है, उसके बाहर उसके शूटरों ने फायरिंग की। राइट। और दूसरी वारदात बाबा सिद्दीकी की हत्या। अब इन दोनों वारदातों के बाद अगर लॉरेंस बिश्नोई इस डर को भुनाने की कोशिश करता है, एक फियर मॉन्जरिंग करता है, और कई लोगों को, फिल्मी हस्तियों को धमकी भरे फ़ोन करता है उगाही के लिए, या कारोबारियों को फ़ोन करता है डराने धमकाने के लिए, तब हम कह सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो मुंबई शहर में अपने पैर जमा रहा है और मुंबई शहर में अपने ऑपरेशंस बढ़ा रहा है, सक्रिय हो रहा है। जी सर, जैसे कि आपने मुंबई की बात की, तो आपको नहीं लगता कि जो 90s का दौर था जिसके बारे में अभी आपने बात की, तो 90s का वो दौर वापस आ रहा है? बिकॉज एक इतने बड़े पॉलिटिशियन का मर्डर करना खुलेआम दिन दहाड़े, वो भी जिसके पास वाई सिक्योरिटी है उसके बेटे के सामने, बैंड्रा जैसे इलाके में, और एक इतने बड़े सुपरस्टार्स को ओपनली धमकी देना, उसके बिल्डिंग पे शूट करवाना। नेहा, देखिए, ऐसा है कि सिर्फ 2 वारदातों के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि 90s का दौर जो है वापस आ रहा है। अभी और देखना होगा कि लॉरेंस बिश्नोई जो है इन 2 वारदातों के बाद चुप हो जाता है या और भी वारदातों को अंजाम देता है। क्योंकि जब मैं 90 के दौर की बात करूंगा ना, तो हर साल करीब 100 लोग मारे जाते थे। मतलब 90 का दौर इतना भयानक था जी। कि किसी के यहाँ पर अगर किसी ने शादी में ज्यादा भी खर्चा कर दिया तो उसको एक्सटॉर्शन के कॉल आ जाते थे। किसी ने नई कार खरीद ली, उसको कॉल आ जाते थे। कई मिल मालिकों की हत्या हुई, कई होटेलियर्स की हत्या हुई, एक एयरलाइन के मालिक की हत्या हुई, और एक कपड़े का बड़ा कारोबारी था भरत शाह, उसकी हत्या हुई। कहां पर हत्या हुई? क्रॉफर्ड मार्केट में पुलिस कमिश्नर दफ्तर के ठीक बाहर। जब उसको गोली मारी गई तो उसकी गूंज कमिश्नर के दफ्तर तक सुनाई पड़ती होगी। तो 90 का दौर वो था जी। जब हर दिन मुंबई की सड़कों पर खून बहता था। फिलहाल ये 2 वारदातें हुई हैं। अगर वारदातें बढ़ती हैं, मुंबई पुलिस के लिए चैलेंज है कि ये वारदातें ना बढ़ें। बिल्कुल। अगर ये वारदातें बढ़ती हैं तब हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ऐसी आशंका है कि 90 का दौर मुंबई शहर में वापस लौट रहा है। जी। अभी हमें कुछ वक्त तक और देखना होगा। हम तुरंत इस कंक्लूजन पे जंप नहीं कर सकते कि 90 का दौर आ रहा है या आ चुका है। ये भी कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया से उसने 700 लोगों को रिक्रूट किया है। सर, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, तो ये क्या ये पॉसिबल है? क्या 700 लोग हैं उसके पास? देखिए, ये भी NIA के हवाले से मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो केंद्रीय एजेंसी है जो कि इस तरह के बड़े अपराध के मामलों की जांच करती है। तो उसके हवाले से मैंने ये 700 का फिगर सुना। और ये जो 700 लोग हैं, अगर ये रिक्रूट हुए हैं इतने बड़े पैमाने पे, तो ये ज़्यादातर लोग, जो जानकारी मिली है, वो उत्तर भारत के प्रदेशों से हैं, राज्यों से हैं। हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से ज़्यादातर लोग वहाँ से या राजस्थान से रिक्रूट किए गए हैं। इस जैसे लोग हैं। और इनकी खासियत ये है कि ज़्यादातर के खिलाफ कोई आपराधिक मामले नहीं है, अगर हैं भी तो छिटपुट इक्का दुक्का मामले ही हैं। ये फ्रेशर्स हैं। दूसरी बात कि ये ऐसे लोग हैं जो कम उम्र के हैं, जो मतलब अभी अभी जिन्होंने टीनेज क्रॉस की होगी, ऐसे लोग हैं। तो इनका कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है। तो ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर पुलिस की दबिश बना पाना जो है काफी कठिन हो जाता है। क्योंकि जैसे मुंबई अंडरवर्ल्ड में क्या होता था कि जो शूटर्स होते थे ना, वो मोस्टली हिस्ट्री शीटर्स होते थे। उनका शूटरों के अपने नाम का जो है ना बड़ा वो होता था, डर होता था कि ये फलाना शूटर है। उसके ऊपर कई सारे हत्याओं के केस होते थे, उसमें अपने हाथ से उसने गोली चलाई होती थी, अपने हाथ से किसी की हत्या की होती थी। लेकिन अभी जो मामले पकड़े जा रहे हैं, आप सिद्धू मूसेवाले का केस देख लीजिए, या फिर बाबा सिद्दीकी के केस में देख लीजिए, या दूसरे जो वारदातें लॉरेंस बिश्नोई ने जिनको अंजाम दी है उनके गिरोह ने, तो उसमें आप देख लीजिए कि जो शूटर्स हैं ना, उनका कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं रहा है।
उनकी कोई हिस्ट्री शीट नहीं रही है, या इक्का दुक्का मामले ही रहे हैं। जैसे हाँ, यहां पर जो 2 शूटर पकड़े गए, एक के ऊपर आरोप है कि उसने जो है अपने कजिन की हत्या की, लेकिन आप बाकी लोगों को देखेंगे तो उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। तो ये सच हो सकता है, क्योंकि आधिकारिक कागजों में 700 का फिगर अगर आ रहा है कि इतने सारे गैंगस्टर हैं, तो एक जांच एजेंसी जब ये बात कर रही है तो हमें इसको मानना पड़ेगा कि लॉरेंस बिश्नोई वाकई में इतना बड़ा हो चुका है। और ये आने वाले वक्त में एक बड़ी चुनौती जो है कई राज्यों के पुलिस के लिए साबित हो सकता है। महाराष्ट्र के लिए भी हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी इसने वारदातें करनी शुरू कर दी हैं, और उत्तर भारत में तो इसकी ओर से वारदातें हो ही रही हैं। तो ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह अगर इसके खिलाफ अभी से सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं तो आने वाले वक्त में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जी सर, जो इसकी गैंग है, अगर इनकी फंडिंग की बात करें या जैसे इनके पास से विदेशी आर्म्स मिल रहे हैं, तो सर ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, कि अगर आप बता सके कि किस तरह से ये पूरा अवेलेबल कराया जा रहा है जेल में बैठे बैठे ये सारी चीज़ें? हाँ, क्योंकि पहले भी सर जब 90s में भी देखें तो 90s में भी जेल में रह के कई गैंगस्टर्स अपना चलाते थे, उनका बिजनेस चलते रहता था, बाहर मर्डर्स हो रहे और वो जेल में आराम से रह के कोई कुछ तो पॉलिटिक्स भी में भी लड़ लेते थे और उनका बिजनेस सारा चलता रहता था। ये होता कैसे, ये पॉसिबल कैसे? देखिए, ऐसा है कि जेल से कोई गैंगस्टर अपने गैंग को चला रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी ऐसा हो चुका है। मैं आपको मुंबई की मिसालें देता हूं। अरुण गौली जेल से अपने गैंग को चलाता था। इनफैक्ट उसके जो शूटर्स हैं या उसके लोग बड़ी शान से बोलते थे कि दाऊद और छोटा राजन तो विदेश में रह के ऑपरेट करते हैं, हमारा डैडी, अरुण गौली को अंडरवर्ल्ड में डैडी कहते थे, हमारा डैडी तो इंडिया में रह के ही काम करता है। जी। तो इंडिया में रहकर कैसे, वो कई मामलों में उसको जेल भेजा गया था, तो जेल से ही उसका गिरोह काम करता था। वो जेल में रहता था लेकिन उसके शूटर बाहर लोगों की हत्याएं कर रहे होते थे, एक्सटॉर्शन के कॉल जाते थे, वसूली कर रहे होते थे। जी। अश्विन नायक दूसरा एग्जाम्पल है। अश्विन नायक भी 90 के दशक का एक बड़ा नाम था। वो भी जेल में रहता था लेकिन बाहर उसके गिरोह के लोग काम करते थे। अब ये जेल से कैसे काम होता है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा कारण है, वो है भ्रष्टाचार। कि जो गैंगस्टर जेल जाता है तो पैसे के बलबूते पर जेल एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ भ्रष्ट लोगों को वो अपने साथ शामिल कर लेता है। उनकी मदद से ही जेल उसके लिए जेल नहीं होती। जेल में वो पूरे ऐशो आराम से रहता है, जिससे चाहे वो बात कर सकता है, जिससे चाहे वो मिल सकता है, जो चाहे वो खा सकता है, जो चाहे वो पी सकता है। राइट। एक वक्त था जब मुंबई के आर्थर रोड जेल में तो पार्टीज मनाई जाती थी। अच्छा। और कई ऐसे मामले हुए हैं पिछले 5-6 सालों में या पिछले 10 सालों में जहां पर जेल के अंदर से मोबाइल फोन पकड़े गए हैं। तो मोबाइल फोन कैसे जाते थे अंदर? जेल के अंदर से हथियार पकड़े गए हैं। हथियार कैसे जाते थे? सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की वजह से। जी। कि जेल महकमे के कुछ लोग जिनकी सांठगांठ होती थी ऐसे डॉन्स के साथ में, वो मदद करते थे और उन्हीं की मदद से ये गैंगस्टर अपने गिरोह को चलाते थे। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि लॉरेंस बिश्नोई भी इसी तरीके से अपने गिरोह को चला रहा है, या फिर जेल में रहते हुए बाहर किसी से बात कर रहा है, उसके पास फोन उपलब्ध है, वो किसी को धमका रहा है, किसी को वीडियो कॉल कर रहा है, या अपने गिरोह के लोगों से बात कर रहा है, इंटरव्यू दे तो रहा है। इंटरव्यू दे रहा है। इंटरव्यू देने के पीछे भी कंट्रोवर्सी हुई है। एबीपी न्यूज़ को उसने इंटरव्यू दिया था, जिसके बाद में उस पर ऐतराज जताया गया और ये मामला अदालत में गया और इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए कि एक गैंगस्टर जो है वो हिरासत में रहते हुए, सलाखों के पीछे रहते हुए कैसे वीडियो कॉल पर इंटरव्यू दे सकता है, उसको एक्सेस कैसे मिला वीडियो कॉल का जो है। और ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा बन गया है और उसकी जांच हो रही है। ओह सर, एक खास चीज़ जो हमें इंटरनेट पर देखने को मिल रही है, लॉरेंस बिश्नोई को हिंदू डॉन बोला जा रहा है और काफ़ी सपोर्ट भी मिल रहा है। इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं आप सर? देखिए, इसमें ऐसा होता है कि ये कोई नया ट्रेंड नहीं है। जो गैंगस्टर्स हैं वो ये लोगों को जताने की कोशिश करते हैं कि दे आर नॉट जस्ट मनी ड्रिवन। सिर्फ वो पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं, वो किसी मकसद, किसी कॉज के लिए भी काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 90s के डिकेड की मैं बात करूं तो 90 के डिकेड में हुआ ये था कि जब 12 मार्च 1993 का बमकांड हुआ तो उसमें जिन लोगों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था, दाऊद गिरोह के जिन सदस्यों को, तो जब वो जमानत पर बाहर आते थे
तो छोटा राजन के शूटर उनकी हत्या कर देते थे। ऐसे 6 से 7 लोगों की हत्याएं की। अच्छा। और फिर छोटा राजन मीडिया में जिम्मेदारी भी लेता था और कहता था कि हमने देशद्रोहियों को मारा है, ये देश के खिलाफ रची गई साजिश में ये लोग हिस्सेदार थे और इसलिए इनको खत्म किया गया। ओके। उसी तरह से वो अपने आप को उस तरह से वो राष्ट्रवादी डॉन पेश करने की कोशिश करता था कि वो देशभक्त है, राष्ट्रवादी है। दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम का गिरोह क्या करता था कि 1992 और 93 के जो मुंबई के दंगे हुए, उन दंगों की जांच के लिए बनाए गए श्री कृष्ण कमीशन ने जिन शिवसैनिकों को दोषी करार दिया, ऐसे शिवसैनिकों की हत्या छोटा शकील करवाता था, डी कंपनी करवाती थी। ओके। ये जताने के लिए कि हम जो है मुसलमानों के खैरख्वाह हैं, मुस्लिम समुदाय का समर्थन हासिल करने के लिए। और जो मुंबई बमकांड भी कराया गया तो ये बोला गया कि ये तो बदला लेने के लिए कराया गया। 92 और 93 में जिस तरह से आरोप लगे कि पुलिस ने बड़े बायस तरीके से पक्षपात किया और मुसलमानों को मारा, तो उसका बदला लेने के लिए मुंबई बमकांड को अंजाम दिया डी कंपनी ने आईएसआई के साथ मिलकर। राइट। तो एक तरफ दाऊद इब्राहिम मुसलमानों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी तरफ छोटा राजन अपने आप को देशभक्त डॉन बताने की कोशिश कर रहा था। अब लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई भी उसी पैटर्न को अपना रहा है। अच्छा, इसके पहले मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं, रवि पुजारी का। रवि पुजारी भी छोटा राजन के रास्ते पर ही चल रहा था। रवि पुजारी पहले छोटा राजन के साथ ही काम करता था, फिर वो उससे अलग हो गया। बाद में उसने छोटा राजन का ही फॉर्मूला अपनाया। उसने क्या किया कि जो वकील या फिर जो लेफ्ट लीनिंग सेलिब्रिटीज थे उनको टारगेट करता था और कहता था कि ये लोग देशद्रोही हैं। एक मिसाल देता हूं कि एडवोकेट मजीद मेमन, जो कि मुंबई बमकांड के कई आरोपियों का केस लड़ रहे थे, उनके ऊपर रवि पुजारी ने फायरिंग करवा दी। और फायरिंग करवाने के बाद मुझे फोन करके बोला कि मैंने जो है वो देशद्रोहियों के वकील के ऊपर फायरिंग करवाई है, बच गया। अच्छा। तो ये किस लिए ऐसा किया गया? ताकि ये प्रोजेक्ट किया जाए, ये बताया जाए कि हम सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, हम किसी मकसद के लिए भी काम करते हैं। अब लॉरेंस बिश्नोई की बात करते हैं। जब ये बाबा सिद्दीकी का शूट आउट हुआ तो उसके बाद में एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आई, उसी के गिरोह के सदस्य की ओर से पोस्ट की गई। वो उसमें एक तो बाबा सिद्दीकी की हत्या के बारे में जिक्र हुआ, उसके बाद ये बोला गया कि बाकी जो लोग सलमान से रिश्ता रखते हैं वो भी अपना हिसाब किताब कर लें। फिर आखिर में वो पोस्ट अगर आपने देखी हो तो उसमें 2 लाइन लिखी थी, जय श्री राम और जय भारत। तो ये क्यों लिखी गई? ये क्या इसलिए नहीं लिखी गई कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को जो है एक हिंदू समर्थक गिरोह के तौर पे पेश किया जाए या एक देशभक्त गिरोह के तौर पे पेश किया जाए? वो भी उसी तरह की इमेज बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, इसके पहले लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की तरफ से जो सलमान को धमकी दी गई, ये सलमान को मारने की जो कोशिशें हुई, तो वो क्यों हुई? क्योंकि वो ये जताना चाहता था कि वो बिश्नोई समाज का खैरख्वाह है जी, उनके लिए काम कर रहा है। बिश्नोई समाज जिन काले हिरण की पूजा करता है, उनकी हत्या का आरोप लगा सलमान खान के ऊपर, और ऐसे में वो उसका बदला लेना चाहता है। तो कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश है कि भाई हम सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, हम किसी ऊंचे मकसद के लिए काम करते हैं। अच्छा, इस तरह की इमेज बिल्डिंग करने का एक दूसरा फायदा इनके लिए होता है कि इनको रिक्रूटमेंट के लिए लोग मिल जाते हैं जो सेंटिमेंट से जुड़े होते जो सेंटिमेंट्स में बह जाते हैं, जिनका ब्रेन वॉश हो जाता है, तो इनको काम करने के लिए लोग भी मिल जाते हैं। हैं। जी। कि कोई अगर ब्रेन वॉश हो जाता है, कोई हिंदुत्ववादी विचारधारा का है या कोई राष्ट्र के प्रति सोचता है और उसको लगता है कि अरे ये तो देश के लिए काम कर रहा है या ये हिंदुओं के हित के लिए काम कर रहा है, तो ऐसे लोग बह जाते हैं, उसके गिरोह से जुड़ जाते हैं। तो एक ये फायदा भी होता है इनको। बिल्कुल। सर, बाबा सिद्दीकी की आपने बात की थी अभी वापस, तो इसको जैसे कि हम कमेंट्स पढ़ रहे थे तो उस पर ना कुछ कमेंट्स ऐसे आए हैं, इसको सुशांत सिंह राजपूत की डेथ से भी जोड़ा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के टाइम पे जीशान सिद्दीकी की एम्बुलेंस वहाँ पर क्यों थी, ये सब आपको क्या लगता है? और इसको बोला जा रहा है कि ये मर्डर में हाथ है सिद्दीकी फैमिली का। व्हाट डू यू थिंक सर? बहुत सारी बातों
का जो है तिल का ताड़ बनाया गया है सुशांत सिंह मर्डर, सुशांत सिंह के मामले में, सुशांत सिंह की मौत के मामले में। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मैं सुशांत सिंह की मृत्यु को हत्या नहीं मानता। क्यों? मैं आई नेवर कॉल इट सुशांत सिंह मर्डर केस। ओके। मैं इसको खुदकुशी का ही मामला मानता हूं। ये मेरी नज़र में एक सुसाइड का ही मामला है। इसको मर्डर की शक्ल देने की कोशिश की गई कुछ टीवी चैनलों के जरिए ओके। और कुछ पॉलिटिशियंस के जरिए। जब सुशांत सिंह की मृत्यु हुई उस वक्त बिहार में चुनाव थे और सुशांत सिंह बिहारी थे, जी। और यहां पर महाराष्ट्र में जो पार्टी एलिगेशन लगा रही थी उसकी विरोधी पार्टी की सरकार थी। तो चुनावी तौर पर भुनाने के लिए एक आत्महत्या को मामले को खींच खींच के हत्या का मामला बनाने की कोशिश की गई। मामला कई एजेंसियों ने इसकी जांच की। पहले मुंबई पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट फाइल की, बिल्कुल। सुसाइड के मामले में जो किया जाता है, उसने अपनी जांच शुरू की। उसके बाद पटना पुलिस पिक्चर में आई। पटना पुलिस ने सुशांत सिंह के घर वालों की शिकायत पर मामला दर्ज किया और उनकी शिकायत क्या थी? एबेटमेंट टू सुसाइड, खुदकुशी के लिए उकसाने वाला आरोप था। पटना पुलिस ने जांच की। बाद में वही जांच सीबीआई के पास चली गई। सीबीआई की टीम आई, करीब हफ्ते डेढ़ हफ्ते यहीं पर मुंबई में रुकी। उसने जांच की, स्पॉट पे गई, उस मामले से जुड़े तमाम लोगों के बयान लिए। 2 साल के ऊपर का वक्त हो गया है। अब तक अगर यह हत्या का मामला है, या हत्या जाने दीजिए आत्महत्या के लिए उकसाने का भी मामला है, तो एक भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सीबीआई जैसी एजेंसी जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, वो क्या इतनी निकम्मी है कि अगर सुशांत सिंह की हत्या होती तो किसी एक को नहीं पकड़ पाती? सही कह रहे हैं। तो आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और अगर आरोप लगता है कि सबूतों को मिटाया गया, ये किया गया, वो किया गया, तो सीबीआई इतनी सक्षम है कि वो टेक्निकल एविडेंस निकाल सकती है, कई तरीके से जो है वो सच तक पहुंच सकती है। तो 2-2.5 साल में क्यों नहीं पहुंची? तो इस बिना पर मेरा अपना यह मानना है, या जितना मैंने उस केस को ऑब्जर्व किया, कवर किया, उस आधार पे मेरा मानना है कि सुशांत सिंह की मृत्यु जो है वो सुसाइड है, और मुझे यह हत्या का मामला नहीं लगता है। अब आज भी उनकी बहनें जो हैं, आप देखेंगे कि कई बार इस तरह के अपील करती आती कि इस केस को दोबारा किया जाए और ओपन किया जाए। देखिए, उनका अपना कंटेंशन हो सकता है, क्योंकि उनके पास में जो जानकारी है उस आधार पर, नहीं तो वो, अगर उनके पास ऐसी जानकारी नहीं होती तो वो शिकायत ही क्यों दर्ज कराती पटना पुलिस के पास में? जी। उनको कुछ तो फिशी लग रहा था। तो एक तरफ से अगर हम उनके पक्ष से सोचें बिल्कुल, तो जायज लगता है। लेकिन मैं बॉटम लाइन की बात कर रहा हूं कि कुल मिलाकर सीबीआई जैसी एजेंसी, मुंबई पुलिस ने जांच की, पटना पुलिस ने जांच की, अल्टीमेटली सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई ने जांच की, लेकिन किसी ने भी नहीं बोला कि यह हत्या का मामला है। हत्या तो छोड़िए, आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में भी किसी को गिरफ्तार नहीं किया। क्यों? बिल्कुल सर। जी सर। सर लेकिन ठीक है, ओके सर, बैक टू दिस बाबा सिद्दीकी एंड बिश्नोई। ये एक फेसबुक पोस्ट आया जिसके बाद हाँ सब कहने लगे कि बिश्नोई गैंग ने मारा है। बट सर और भी थियरीज हो सकती है, आपको नहीं लगता है इसमें कि हम एक पोस्ट आया उसके बाद हम ये मानने लगे? आपको नहीं लगता कुछ और भी थियरीज हो सकती है? क्या और थियरीज हो सकती है इसमें इतने बड़े पॉलिटिशियन के डेथ के पीछे? नेहा, देखो ऐसा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद 3 तरह की थियरीज चल रही हैं, और मुंबई पुलिस भी इन एंगल्स पे जांच कर रही है। तीनों थियरीज कौन सी है मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। एक थियरी ये है कि पॉलिटिकल राइवलरी के चलते उनकी हत्या की गई, ये एक राजनीतिक हत्या है। दूसरी थियरी ये है कि सलमान के साथ करीबी की वजह से उनकी हत्या की गई, कि वो सलमान खान के दोस्त थे, इसकी वजह से उनकी हत्या की गई। ये तो वो बिश्नोई वाला ही है, बिश्नोई वाला एंगल। तीसरी थियरी ये है कि बिजनेस राइवलरी के चक्कर में उनकी हत्या की गई। अब इन 3 थियरीज में से मैं पहली थियरी को सिरे से खारिज करता हूं। मुझे नहीं लगता है कि ये पॉलिटिकल मर्डर होगा, कि किसी एक राजनीतिक दल ने या किसी एक राजनेता ने बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई, कि
बाबा सिद्दीकी किसी के पॉलिटिकल एम्बिशंस में आड़े आ रहे थे या किसी का पॉलिटिकल खेल बिगाड़ रहे थे, उसकी वजह से उनकी हत्या करवा दी गई। मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है कि इस जैसा कुछ बाबा सिद्दीकी का था। और मुंबई में जब से मैं 2-2.5 दशकों से पत्रकारिता कर रहा हूं, तो मैंने इस तरह का कोई पॉलिटिकल मर्डर नहीं देखा कि किसी एक पॉलिटिशियन ने दूसरे पॉलिटिशियन का मर्डर करवा दिया हो पॉलिटिकल राइवलरी के चक्कर में, कम से कम मुंबई शहर के अंदर। मुंबई के बाहर के मामले हो सकते हैं, लेकिन ऐसा देखा नहीं। तो पहली थियोरी को मैं सीरीज से खारिज करता हूं। दूसरी थियोरी कि लॉरेंस बिश्नोई ने इसलिए बाबा सिद्दीकी का मर्डर करवाया कि वो सलमान के करीबी थे। इस बात में मुझे दम लगता है, क्योंकि मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक फॉर्मूला रहा है कि अगर आप किसी को टारगेट कर रहे हो, आपको किसी को शिकार बनाना है और वो आपकी पहुंच से बाहर है, इतनी कड़ी सिक्योरिटी में है या इस तरह से छुपा हुआ है कि आप उसको नहीं मार सकते, तो फिर डॉन उसके दाएं बाएं के लोगों को, उसके करीबियों को, उसके यार दोस्तों को या फिर उसके किसी रिश्तेदार को खत्म करते हैं, उनको टारगेट करते हैं। इसकी 2 मिसालें हैं। एक मिसाल है कि अरुण गवली को 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम को मारना था, लेकिन जब वो दाऊद को नहीं मार पाया तो उसने क्या किया, उसके शूटरों ने दाऊद के बहनोई इब्राहिम पार्कर को, दाऊद की बहन हसीना पार्कर के पति को मार दिया 1991 में। उसी के बाद ये शूट आउट हुआ था। एक और एग्जाम्पल, पठान गैंग को दाऊद को मारना था, लेकिन जब वो दाऊद को नहीं मार पाया तो दाऊद के बड़े भाई साबिर की हत्या कर दी। इसी तरह से अरुण गवली के बड़े भाई पापा गवली की भी राइवल गैंग ने हत्या कर दी। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यह है कि जब गैंगस्टर अपने टारगेट को नहीं मार पाते तो उसके दाएं बाएं के लोगों को, इसके खास लोगों को मार देते हैं। अब यह बात किसी से छुपी नहीं है कि सलमान खान और बाबा सिद्दीकी में काफी करीबी थी। एक तरह से बाबा सिद्दीकी सलमान खान के सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा थे जी। सलमान खान जब भी किसी आपराधिक मामले में फंसे, चाहे वो हिट एंड रन का मामला हो या फिर ब्लैक बक हंटिंग का मामला हो, काले हिरण के शिकार का मामला हो, या और किसी परेशानी में फंसे हो, तो बाबा सिद्दीकी हमेशा उनके साथ खड़े नजर आए जी। और सबको ये बात पता है कि बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के बीच पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। बाबा सिद्दीकी के सलमान के पिता सलीम खान से भी अच्छे रिश्ते रहे हैं, और चूंकि बाबा सिद्दीकी उनके इलाके के विधायक भी थे, तो वैसे भी जान पहचान थी ही, करीबी थी ही। और ये बात चूंकि पब्लिसाइज थी, तो ऐसे में जब 2 बार लॉरेंस बिश्नोई के शूटरों ने अटेम्प्ट किया सलमान खान को मारने का और मार नहीं पाए, तो तीसरी बार में सलमान के घर पर फायरिंग की। सलमान के घर पर फायरिंग करने के बाद मुंबई पुलिस ने सलमान की सुरक्षा का घेरा काफी कड़ा कर दिया। अब सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई की पहुंच से बाहर हो गए, और फिर उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया लॉरेंस बिश्नोई ने कि अगर आप टारगेट को नहीं मार सकते तो उसके करीबी को मारिए। तो सबसे करीबी कौन नाम था? बाबा सिद्दीकी, जिसकी तस्वीरें उनकी मृत्यु के बाद हमने देखा कि वो सलमान और शाहरुख के साथ में खड़े हुए हैं। उनकी दोस्ती उन्होंने करवाई 2013 में अपनी इफ्तार पार्टी के दौरान। बिल्कुल। तो ये तस्वीरें तो काफी पहले से फ्लोट हो रही हैं, 2013 से ही फ्लोट हो रही हैं, सबको मालूम था। सर, तीसरी थ्योरी आप बता रहे थे। तीसरी थ्योरी बिजनेस राइवलरी की। अब देखिए, बाबा सिद्दीकी जो है वो रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े हुए थे। उनकी कई सारी इमारतें हैं, वो बिल्डर रहे हैं, डेवलपर रहे हैं, और मुंबई के लगभग हर बिल्डर के कोई इस तरह के झगड़े झंझट रहे ही हैं। कानूनी पचड़े रहे हैं, फिर बिजनेस राइवलरी भी रही है, दूसरे बिल्डरों के साथ तनातनी भी रही है। कई बार किसी जगह पे रीडेवलप करना है तो जगह खाली करवाने में इश्यू हो जाता है, वहाँ पर विवाद हो जाता है जी। कहीं पर एक बिल्डर दूसरे बिल्डर के काम में अड़ंगा डालता है। तो इस आशंका से इनकार नहीं कर सकते, इस थियोरी में थोड़ा सा दम है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि आप स्क्रीन पर जीशान सिद्दीकी का किया गया एक ट्वीट भी दिखाएं। उस ट्वीट में जीशान सिद्दीकी ने ये बात कही है कि मेरे पिताजी ने इनोसेंट लोगों की जान बचाने के लिए और उनके घर बचाने के लिए अपनी जान गंवाई। ये बात अपनी ट्वीट में कही है। तो इस ट्वीट के जरिए ये इंडिकेट कर रहे हैं जीशान सिद्दीकी, इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है उनके पिता की हत्या इस जमीन के चक्कर में हुई हो। कुछ SRA जो स्लम रिहेबिलिटेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, उसके चक्कर में हो सकता है कि उनके पिता को
बाबा सिद्दीकी को टारगेट किया गया हो। बीच में कुछ विवाद भी हुआ था अब से चंद दिनों पहले, जब बैंड्रा ईस्ट इलाके में कुछ रीडेवलपमेंट का मामला था जहां पर बाबा सिद्दीकी ने इंटरवीन किया था और उस वक्त में काफी विवाद हुआ था। तो इस ओर भी इशारा किया जा रहा है। तो इस थियोरी को मैं पूरी तरह से नहीं नकारता हूं, लेकिन सबसे बड़ी थियोरी लॉरेंस बिश्नोई की है कि उसने सलमान से करीबी की वजह से बाबा सिद्दीकी हत्या की। और फिर दूसरी थियोरी यह है, हालांकि पुलिस अपनी जांच कर रही है दोनों तीनों एंगल से, और ये पुलिस ही बता पाएगी कि आखिर मोटिव क्या रहा है। अच्छा, मोटिव पता करने में डिफिकल्टी इसलिए आ रही है क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या जो है वो सीधे लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से नहीं दी गई। सब कॉन्ट्रैक्ट टू सब कॉन्ट्रैक्ट, किसी एक ने दूसरे को बोला कि तू मरवा दे, दूसरे ने किसी तीसरे को बोला कि तू मरवा दे, तीसरे ने किसी चौथे को बोला। अब जो फाइनली जो शख्स गोली चला रहा है उसको पैसे से मतलब है कि उसको 50,000 रुपए गोली मारने के मिले, तीनों शूटरों को 50-50 हजार। लेकिन उनको यह नहीं मालूम है कि वो गोली क्यों मरवाई जा रही है। उनका काम इतना है कि ट्रिगर दबाओ, गोली मारो, लेकिन वो गोली क्यों मार रहे हैं इसका कारण उनको नहीं पता है। ये कारण तो जिसने ये सुपारी ओरिजिनेट की होगी उसको ही मोटिव पता होगा ना कि वो क्यों मरवा रहा है जी। तो इसके लिए पुलिस को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है मोटिव तक पहुंचने के लिए। सर, ब्लैक बुक केस में ये जो काले हिरण का केस था, इसमें बहुत सारे एक्टर्स थे। ये जो हम साथ साथ की मूवी के टाइम पे इन लोग ने किया था, बहुत सारे एक्टर्स थे, सैफ अली खान भी थे, तब्बू वगैरह। लेकिन सिर्फ सलमान खान के पीछे ही क्यों लॉरेंस बिश्नोई पड़ा है? क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा चेहरा उसमें सलमान खान ही थे और सीधे सीधे जो किलिंग का आरोप लगा वो सलमान खान के ऊपर किल करने का आरोप लगा। बाकी सारे लोग को तो को एक्यूज्ड बनाए गए थे ना। प्राइम एक्यूज्ड सलमान खान को बनाया गया था उस मामले में, और जो मुकदमा चला उसमें से कई लोग तो बाद में डिस्चार्ज भी हो गए। लेकिन सलमान खान उस पूरे ब्लैक बक कांड के सबसे बड़ा चेहरा थे और प्राइम एक्यूज थे। तो इसी की वजह से लॉरेंस बिश्नोई उनके पीछे पड़ा। और दूसरी बात, सलमान जैसे बड़े नाम को अगर वो टारगेट करेगा तो उसको भी पब्लिसिटी मिलेगी ना, ये भी एक मकसद था। तो इसी की वजह से सलमान के पीछे वो लग गया। लेकिन बिश्नोई गैंग के जो पोस्ट में ये भी लिखा था कि बाबा सिद्दीकी करीबी थे दाऊद के, ये भी वन ऑफ द रीज़न उसमें लिखा है। सलमान के साथ साथ उनके भी करीबी थे। इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? देखिए, बाबा सिद्दीकी के जो विरोधी है वो इस तरह के आरोप लगाते जरूर होंगे, लेकिन अब तक कागज पर कभी भी या फिर किसी पुलिस थाने में या क्राइम ब्रांच के पास ऐसा कभी कोई मामला आया नहीं कि बाबा सिद्दीकी जो है दाऊद गिरोह के लिए काम कर रहे हों, कि डी कंपनी के साथ सांठगांठ हो, कि बाबा सिद्दीकी ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का हिस्सा हो, दाऊद के कहने पर उन्होंने कोई काम किया हो या किसी को धमकाया हो या दाऊद का पैसा उन्होंने किसी प्रोजेक्ट में लगाया हो। ऑन रिकॉर्ड ऐसा आरोप अब तक सामने तो आया नहीं है। और अगर ऐसा होता तो बाबा सिद्दीकी के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती थी। महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता था। सर, आप तो कई बार मिले होंगे बाबा सिद्दीकी जी से, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? वो कैसे थे? देखिए, बाबा सिद्दीकी बड़े सॉफ्ट स्पोकन व्यक्ति थे। मैं कई बार उनसे मुलाकात कर चुका हूँ। बाबा सिद्दीकी को मैं करीब 25-26 साल से जानता हूँ और मैंने उनका एक हद तक पॉलिटिकल करियर भी देखा है। वो सुनील दत्त के बड़े खास हुआ करते थे। आप जानती हैं कि सुनील दत्त एक अभिनेता के साथ राजनेता भी थे, सांसद भी चुने गए कई बार मुंबई में। तो उनका पॉलिटिकल काम संभालते थे और सुनील दत्त की वजह से ही बाबा सिद्दीकी की ग्रोथ भी हुई। मुझे आज भी याद है कि जिस दिन मेरे पास एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की खबर आई और उसने कहा कि जीतू भाई चेक कीजिए, शायद सुनील दत्त साहब का इंतकाल हो गया है। तो मैंने सोचा अब किससे कंफर्म किया जाए, तो मेरे ध्यान में आया कि बाबा सिद्दीकी को फ़ोन करते हैं, वो उनका बड़ा खास है। तो मैंने बाबा सिद्दीकी को फ़ोन किया और मैंने उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा, बाबा जी दत्त साहब की कोई खबर है क्या? तो उसके बाद उन्होंने जो रोना शुरू किया, ऐसे छोटे बच्चे के जैसा वो रोए और अगले 2 से 3 मिनट तक वो फ़ोन पे रोते ही रहे। उन्होंने कुछ बोला नहीं। मुझे आज भी वो पल याद है। और छोटा बच्चा जिस तरह से रोता है उस तरह से बाबा सिद्दीकी रो रहे थे। और फिर 2-2.5 मिनट के बाद उन्होंने बोला, जितेंद्र वो चले गए हमको छोड़कर। तो उन्होंने इस तरह से एक खबर कंफर्म की। तो उससे पता चलता है कि कितना अटैच थे सुनील दत्त के साथ में। और उसके बाद में भी कई बार मुलाकात हुई। वो युवक कांग्रेस से जुड़े थे, नगर सेवक भी बने
फिर विधायक बने। जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी तो 2004 में वो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मंत्री भी बने, एफडीए मिनिस्टर थे। और उस दौरान का भी एक किस्सा मुझे याद है कि मैंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। मुंबई के कुछ ऐसे ब्लड बैंक्स हैं जो कि भिखारियों से या चरसियों से, नशेड़ियों से खून खरीदते थे। अच्छा। और उनको 100-150 रुपया दे दिया जाता था। ये 2005 की बात है शायद। और ऐसे लोगों की कतारें लगती थी उन ब्लड बैंक्स में। एक ब्लड बैंक था गोवंडी में और एक ब्लड बैंक था घाटकोपर में। और इस तरह के लोगों की ब्लड बैंक के बाहर कतार लगती थी और एक एक करके अंदर जाते थे ये चरसी और या फिर भिखारी वगैरह सड़क पर बैठे, और उनका खून लिया जाता था। उनको 100-150 रुपये दिए जाते थे और फिर वही खून ज़रूरतमंदों को बेचा जाता था अस्पतालों में। तो ये बहुत ही भयंकर था, क्योंकि पता नहीं ये किस बीमारियों से संक्रमित हों, HIV हो या कोई और बीमारी हो, और वो पेशेंट्स में चढ़ता था। तो मैंने उस पर स्टिंग ऑपरेशन किया और मैंने बाबा सिद्दीकी से मदद मांगी। मैंने कहा कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मैं कहाँ पर ये कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ये स्टिंग ऑपरेशन किया है। अब मुझे ये ब्लड बैंक्स बंद करवाने हैं क्योंकि ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो उन्होंने तुरंत मेरे सामने FDA कमिश्नर को फ़ोन लगाया और बोला कि जितेंद्र दीक्षित की पूरी हेल्प कीजिए आप। उसके बाद में FDA की टीम के साथ में मिलकर हमने छापा मारा गोवंडी के ब्लड बैंक पर और घाटकोपर के ब्लड बैंक पर। वहाँ जो लोग ये गोरख धंधे में इन्वॉल्व थे, जो डॉक्टर्स और बाकी के उनके स्टाफ, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और वो ब्लड बैंक फिर हमेशा के लिए बंद हो गए। तो उसके बाद जब बाबा सिद्दीकी को पता चला कि इस तरह का सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ और इतना अच्छा काम हुआ, तो बड़े खुश हुए और उसके बाद उन्होंने FDA की उस टीम को पुरस्कृत भी किया था। ओके सर, आपने कहीं बताया था कि बाबा सिद्दीकी जो है इफ्तार पार्टी भी सुनील दत्त से इंस्पायर्ड होकर ही कर रहे थे, जो बॉलीवुड में आज भी बहुत काफ़ी फेमस रही है। देखिए क्या होता था कि सुनील दत्त जो है उनकी इफ्तार पार्टी बड़ी फेमस हुआ करती थी। राइट। हर साल रमजान के मौके पर वो इफ्तार पार्टी रखते थे और जिसमें शहर की नामी गिरामी हस्तियां आती थी, फिल्म जगत की हस्तियां आती थी, पुलिस अधिकारी आते थे, राजनेता आते थे, बड़े बड़े वकील आते थे, उद्योगपति आते थे। तो ये परंपरा उन्होंने शुरू की थी। लेकिन फिर जब सुनील दत्त का निधन हो गया तो उसके बाद उसी परंपरा को बाबा सिद्दीकी ने जारी रखा। फिर वो इफ्तार पार्टी खुद आयोजित करने लग गए बांद्रा में, और उनकी इफ्तार पार्टियों में भी कई बड़े बड़े लोग आते थे। लेकिन 2013 के बाद उनकी इफ्तार पार्टी बड़ी चर्चित हो गई जब उन्होंने उस इफ्तार पार्टी में इस बात का ऐलान किया कि सलमान खान और शाहरुख की अदावत खत्म हो गई है, जो कि शायद पिछले 5-6 सालों से चल रही थी। दोनों के बीच में बोलचाल बंद था, उनके बीच में उनके संबंधों में कटुता आ गई थी। तो बाबा सिद्दीकी ने दोनों को एक साथ ले आया था, उनको गले मिलवाया था और दोनों के साथ तस्वीरें खिंचवाई थी और एक तरह से ऐलान किया था कि अभी खान ब्रदर्स जो है साथ हो गए हैं। उसके बाद से बाबा सिद्दीकी राष्ट्रीय तौर पर भी जो है मशहूर हो गए कि ये वो शख्स है जिसने सलमान और शाहरुख की दोस्ती करवा दी, उनकी दुश्मनी खत्म करवा दी। और फिर उसके अगले साल से तो काफ़ी चर्चित हो गई उनकी इफ्तार पार्टी। फिर तो लोग खुद ही जो है एक स्टेटस सिंबल बन गया बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में जाना, कि अगर किसी को नहीं बुलाया जाता था तो वो बड़ा दुखी हो जाता था कि अरे मुझे उसमें नहीं जाने मिला, या लोग जाना चाहते थे क्योंकि ये एक गर्व की बात होती थी कि बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं जहाँ पे शाहरुख, सलमान और बड़े बड़े लोग आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक सवाल और ये भी है कि जैसे कि इस इफ्तार पार्टी में जैसे शाहरुख और सलमान को मिला, इंटरनेट पर ये बात हो रही कि सलमान की तरह शाहरुख भी उनके काफ़ी करीबी दोस्त रहे, लेकिन ना तो वो अस्पताल आए, ना जनाजे में शामिल हुए, ना उनके घर वालों से मिले। आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही होगी और क्यों ये सारी बात? देखिए, ये अब आपने जो सवाल पूछा है तो मैं मुझे इसका कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं दे सकता, मैं अनुमान ही लगा सकता हूँ। ओके। इसमें मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। एक कि शाहरुख जो है सलमान जितने करीबी नहीं थे। अच्छा। शाहरुख के रिश्ते जरूर थे क्योंकि सलमान के जैसे शाहरुख के इलाके के विधायक भी वही थे, नेता भी वही थे, और ताल्लुकात शाहरुख खान के भी साथ में थे। शाहरुख के भी कुछ BMC के साथ में मसले थे तो उसमें भी मदद की थी इन्होंने, लेकिन उतने गहरे संबंध नहीं थे जितने कि सलमान खान के साथ में थे। और दूसरी बात ये कि अब मुझे पता नहीं शाहरुख उस दौरान मुंबई में थे या नहीं थे। आप एंटरटेनमेंट बीट कवर करते हैं, आपको पता होगा कि मुंबई में थे या नहीं थे, मुझे मालूम नहीं। लेकिन हो सकता है कि शायद शाहरुख ने सोचा हो कि मैं क्यों मुसीबत मोल लूँ जो है बाबा सिद्दीकी के साथ करीबी दिखाकर।
हो सकता है। तो ये भी हो सकता है, ये सिर्फ एक अनुमान है। अब मुझे पता नहीं कि जेन्युइन कारण क्या है। हो सकता है शाहरुख खान जाना चाहते हों लेकिन किन्हीं कारणवश नहीं जा पाए हों। अब मुझे ये नहीं पता है, आप भी पता कर लीजिएगा कि उस दिन शाहरुख खान कहाँ पर थे। क्या वो मुंबई में थे, क्या वो बैंड्रा में थे, या कहीं दुनिया के किसी दूसरे कोने में थे। आपने अभी एक्सपीरियंस बताया बाबा सिद्दीकी के साथ, तो अब जबकि उनके बेटे हैं जीशान सिद्दीकी, और तो आपको लगता है कि उनके डेथ के बाद, बाबा सिद्दीकी की डेथ के बाद, उनके जीशान सिद्दीकी के पॉलिटिकल करियर पे कुछ असर पड़ेगा? क्या लगता है उनका पॉलिटिकल करियर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी किसी चर्चित शख्स की मौत होती है राजनीति में, तो उसके बाद अगर उसका कोई नाते रिश्तेदार चुनाव में खड़ा होता है तो उसको सिंपैथी के वोट्स मिलते हैं, सहानुभूति वाले वोट्स मिलते हैं। हमने कई मामलों में ऐसा देखा है। जब आपको याद होगा कि 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तो उसके बाद कितनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ राजीव गांधी आए थे, किस तरह से जीते थे। 1991 में जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी, तो उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आ गई थी। और भी बहुत सारे मामले हैं जहाँ पर कि किसी राजनेता की हत्या होती है तो उसके नाते रिश्तेदार, उसका कोई करीबी, उसकी पत्नी या फिर उसका बेटा या उसकी बेटी, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो फिर उसको सिंपैथी के वोट्स मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि जीशान सिद्दीकी को भी सिंपैथी के वोट्स मिलेंगे, और ये देखना होगा कि वो कहाँ से चुनाव लड़ते हैं। वो बैंड्रा वेस्ट से लड़ते हैं जहाँ से उनके पिताजी चुनाव लड़ते थे, या फिर बैंड्रा ईस्ट से लड़ते हैं। अब जहाँ तक बैंड्रा वेस्ट का सवाल है तो वो सीट बीजेपी के पास है, आशीष शेलार हैं वहाँ से, और बीजेपी वो सीट छोड़ेगी नहीं। तो हो सकता है बैंड्रा ईस्ट से वो चुनाव लड़ें, लेकिन वहाँ पर ईस्ट में यह है कि वो जगह शिवसेना का गढ़ रही है। पिछली बार जीशान सिद्दीकी इस वजह से जीत पाए थे क्योंकि शिवसेना के वोटों का बंटवारा हो गया था, तो उसका फायदा जीशान सिद्दीकी को मिला था। तो अब ये देखना होगा कि जीशान सिद्दीकी कहाँ से चुनाव लड़ते हैं और उनको क्या सहानुभूति के वोट्स उनको चुनाव जिता पाते हैं। सर, ये जो अभी घटना हुई है, इसके बाद क्या कहा जा सकता है कि बॉलीवुड में डर का माहौल है? पूरी तरह से नकार नहीं सकते हैं, लेकिन ये देखना होगा कि क्या लॉरेंस बिश्नोई या कोई और अंडरवर्ल्ड का गिरोहबाज बॉलीवुड के लोगों को धमकी भरे फोन कर रहा है, क्या डरा रहा है कि तुम्हारा भी सलमान से रिश्ता रहा है, तुमको भी ये कर दूंगा वो कर दूंगा टाइप से, या एक्सटॉर्शन के लिए कॉल करता है क्या? तो ये अब आने वाले चंद दिनों में स्पष्ट होगा कि क्या इस हत्या का असर बॉलीवुड पर पड़ेगा या बॉलीवुड में खौफ का माहौल पैदा होगा। अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि बॉलीवुड इससे खौफजदा हो गया है, क्योंकि बॉलीवुड खौफजदा हो गया ये हम 90 के दशक में कहते थे, जब लगभग हर बड़े प्रोड्यूसर को गैंगस्टर्स के फोन आते थे वसूली करने के लिए। और उस वक्त ऐसा होता था कि अगर तुमने एक गैंगस्टर को पैसा दे दिया और दूसरे गैंगस्टर को मालूम पड़ा तो बोलता था कि उसको दिया है, मेरे को कब देगा। तो तुमने एक को दिया है तो तुमको दूसरे तीसरे चौथे को भी देना पड़ता था, नहीं तो अगर पहले वाला छोड़ देगा दूसरा तीसरा वाला मार डालेगा। ये सीन होता था उस वक्त में, और तब बहुत ही फ्रीक्वेंट थे। तो अभी वैसा तो कुछ सुनने में नहीं आया है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि इस घटना के महीने भर बाद, 1.5 महीने बाद लॉरेंस बिश्नोई का गैंग किस तरह से बिहेव करता है, क्या कोई दूसरे गैंगस्टर्स हैं जो इसका फ़ायदा उठाते हैं, तब हम बोल पाएंगे कि बॉलीवुड दहशत में है या नहीं है। सर, एक नाम जो मुन्नवर फारूकी है, उन्हें भी धमकी मिली ऐसा बताया जा रहा है, और तो ये कितनी गंभीरता से ले सकते हैं इसको? सर, इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी इस तरह के अटेम्प्ट्स हुए हैं जहां पर लॉरेंस बिश्नोई ने अपने टारगेट को मारा है या उन पर गोली चलाई है। और मुनव्वर फारूकी को क्यों टारगेट कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई? क्योंकि फारूकी पर ऐसा आरोप लगा, उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ कि उसने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था। तो इसी पॉडकास्ट में मैं पहले आपको बता चुका हूं कि ऐसा करके वो अपनी एक इमेज बिल्डिंग कर रहा है, अपनी एक इमेज बनाने का प्रयास कर रहा है कि वो सिर्फ पैसे के पीछे नहीं है, वो एक हिंदुत्ववादी डॉन भी है, हिंदू डॉन भी है, जो हिंदुओं की रक्षा के लिए भी काम कर रहा है, या जो लोग हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, हिंदू के देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं,
उनसे उनको सबक भी सिखा रहा है, उनसे बदला भी ले रहा है, तो इस तरह का भी वो मैसेज कन्वे करना चाहता है। जी सर, तो आपको नहीं लगता कि इससे जो है देश का माहौल थोड़ा सीरियस हो जाएगा? ये जो वैसे भी हम देख रहे हैं आजकल थोड़ा हिंदू मुस्लिम वाला मैटर जो है वो थोड़ा बढ़ गया है, थोड़ा लोगों के दिमाग में आ गया, सोशल मीडिया पे हम देखते। तो इस इंसिडेंट के बाद, और जैसे लॉरेंस बिश्नोई जो एक गैंगस्टर है, ये ज़्यादा हिंदुओं के लिए अगर ऐसे लोगों को दिन दहाड़े मारे, तो आपको नहीं लगता इससे देश का माहौल थोड़ा गड़बड़ हो सकता है? नहीं, देखिए, ये तो बहुत ही दुखद है कि अंडरवर्ल्ड जो है वो कम्युनल लाइंस पे बढ़ गया है और हिंदू मुस्लिम हो रहा है। और ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम जो है अंडरवर्ल्ड ही नहीं, हम देख रहे हैं कि कई और क्षेत्रों में भी हो रहा है, राजनीति में बड़े पैमाने पर हो रहा है। और जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं वो देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और मेरा मानना है कि ये हिंदू मुस्लिम जिस तरह से किया जा रहा है वो बंद होना चाहिए। अब इसकी शुरुआत अगर मैं 90 के दशक में मुंबई में जाऊं, तो मैंने अपनी किताब में बॉम्बे आफ्टर अयोध्या में भी ये बात लिखी है कि जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई तो उसके बाद देश भर में दंगे भड़के, लेकिन सबसे भयानक दंगे हुए मुंबई शहर में, जो 2 चरणों में हुए। एक दिसंबर के पहले हफ्ते में 6 दिसंबर से शुरू हुए और 1 हफ्ते तक चले। दूसरा चरण जो है जनवरी के पहले हफ्ते में शुरू हुआ, वो भी 1 हफ्ते तक चला। अब उन दंगों के बाद मुंबई शहर में कई तरह के बदलाव हुए। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में बदलाव हुआ, मुंबई की राजनीति में बदलाव हुआ, मुंबई के सोशल फैब्रिक में बदलाव हुआ, मुंबई के रियल एस्टेट में बदलाव हुआ। मुंबई का अंडरवर्ल्ड भी कम्युनल लाइन पे बढ़ गया। 93 में, जैसा कि पहले मैंने बताया कि दाऊद ने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि जो 12 मार्च 1993 को जो बमकांड कराया उसने, जिसमें कि 257 लोग मारे गए और करीब 750 लोग घायल हुए, तो बमकांड जो है वो दंगों का बदला लेने के लिए था। तो उसके बाद होता यह है कि छोटा राजन जो दाऊद का खास हुआ करता था, वो 1994 में अगले साल दाऊद के गिरोह को छोड़ देता है। हालांकि जो हमारे अंडरवर्ल्ड के सूत्र बताते हैं कि गिरोह छोड़ने के पीछे कई और भी कारण थे जी। उनका आपसी मनमुटाव था जी। लेकिन छोटा राजन ने कारण यह बताया कि उसने इसलिए दाऊद गिरोह को छोड़ा क्योंकि दाऊद ने देशद्रोह का काम किया था। उसने इस तरह से मुंबई में लोगों की हत्याएं करवाई थी और इसको उसने भनक तक नहीं लगने दी। तो अपने आप को हिंदू डॉन साबित करने के लिए, अपने आप को देशभक्त डॉन साबित करने के लिए छोटा राजन ने जो है दाऊद के लोगों को मारना शुरू किया। उधर दाऊद के लोगों ने शिवसैनिकों को मारना शुरू किया। तो वहीं से हिंदू मुस्लिम तो तभी से ही अंडरवर्ल्ड में होना शुरू हो गया था जी। फिर राजनीति की बात करें तो पहली बार 1995 में शिवसेना बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में बनी। तो ये जो दंगों की वजह से जो पोलराइजेशन हुआ था, ध्रुवीकरण हुआ, उसी को भुनाकर जो है उसी के वजह से वो सत्ता परिवर्तन भी हुआ जी। और पहली बार जो है सरकार आई शिवसेना बीजेपी की महाराष्ट्र की सत्ता में जी। जैसे अभी भी आपने बताया कि कुछ भी हम देखते हैं, कहीं भी कुछ भी होता है, उसका सबसे पहला असर हमें मुंबई में देखने मिलता है। हमने डिस्कस किया था, दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो रहा है, पहला असर मुंबई में देखने मिलता है। तो और वही आपकी किताब में भी है, तो इस बारे में थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मेरी इस किताब में जो लोग इस किताब को पढ़ेंगे उनको एक बात तो ये पता चलेगी कि मुंबई जो है वो ग्लोबल इवेंट्स के प्रति कितना सेंसिटिव रहा है कि दुनिया में कहीं कुछ होता है तो उसकी प्रतिक्रिया मुंबई में देखने मिलती है। सलमान रश्दी ने, अंग्रेजी लेखक सलमान रश्दी ने किताब लिखी ब्रिटेन में, उसकी मौत का फतवा निकाला गया ईरान से और दंगा होता है मुंबई के मोहम्मद अली रोड पर 1989 में, 12 लोग मर जाते हैं। बाबरी मस्जिद गिराई जाती है अयोध्या में, दंगा होता है मुंबई में, 1000 के करीब लोग मारे जाते हैं। गुजरात में दंगे होते हैं 2002 में, बम फटते हैं बंबई में। कोई फ्रांस की मैगजीन पैगंबर का कार्टून बनाती है बिल्कुल, और उसकी प्रतिक्रिया मुंबई में देखने मिलती है। अच्छा, ये तो खैर हाल के 20-30 सालों की बात है। हम 1920 के आसपास चले जाते हैं। अच्छा। तो खिलाफत मूवमेंट क्यों शुरू हुआ था? वो भी दुनिया के किसी दूसरे कोने में कुछ हो रहा था,
तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो है मुंबई में खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर। राइट। तो मुंबई शहर हमेशा से बड़ा संवेदनशील रहा है दुनिया में कहीं कोई घटना होती है, और इस बात को मैंने इस किताब में के जरिए समझाने की कोशिश की है, नंबर 1। नंबर 2 कि इस किताब में बीते 30 सालों के दौरान मुंबई किस तरह से बदली है, मुंबई किस तरह से इवॉल्व हुई है, उसको मैंने क्रॉनिकल करने की कोशिश की है। और मैंने जो कट पॉइंट रखा है वो रखा है 92-93 के दंगे और उसके बाद की कहानी। इसमें आपको 20-30 साल में मुंबई में जो भी बड़ा घटित हुआ, अच्छा या बुरा, उसकी कहानी यहां पे आपको मिल जाएगी। मुंबई अंडरवर्ल्ड किस तरह से उफान पर आया फिर खत्म हो गया, उसकी कहानी है। डांस बार जो चलते थे वो कैसे होते थे, फिर वो कैसे बंद हो गए, उसकी कहानी है। लालबाग के राजा जो सबसे लोकप्रिय गणपति हैं शहर के, उनसे जुड़े कुछ अनसुने किस्से हैं। फाइनेंशियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई कहानियां हैं और बहुत सारी चीजें हैं मुंबई से जुड़ी हुई। जो लोग मुंबई के बारे में जानना चाहते हैं या बीते 30 सालों में मुंबई किस तरह से बदली है, वो अगर देखना चाहते हैं तो वो सारी बातें बॉम्बे आफ्टर अयोध्या में उनको मिलेंगी। सर, आपने एक बात बोला लालबाग के राजा का, तो मुझे एक सवाल याद आया कि बीच में मीडिया ने लालबाग के राजा के पंडाल को भी बैन किया था। बहुत पुरानी बात याद दिला यस, मैं उस बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी कि क्यों किया था, क्या हुआ था, हम सब ने बैन कर दिया था। हाँ, वो 2008 की बात है कि हुआ ये था कि उस साल कुछ ऐसी तस्वीरें आई थी कि लालबाग के राजा के यहाँ के कुछ ऐसे कार्यकर्ता थे जो भक्तों के साथ में दुर्व्यवहार कर रहे थे, अभी भी होता है, उनके साथ धक्का मुक्की कर रहे थे, उनके साथ बदसलूकी कर रहे थे। और कुछ बदसलूकी मीडिया के लोगों के साथ में भी हुई, कुछ वहां पर पुलिस कर्मचारी थे उनके साथ भी हुई। तो उसको मीडिया ने कैप्चर किया वीडियोस को और उनको दिखाना शुरू किया। तो उसके बाद में जो ऐसे कार्यकर्ता थे उन्होंने मीडिया को ही टारगेट करना शुरू कर दिया था। तब उस साल मीडिया ने फैसला किया कि अगले साल से हम लालबाग के राजा का बायकॉट करेंगे, उनके कवरेज का। और वो बायकॉट जो है वो 3 से 4 साल तक चला। लेकिन उसके बाद फिर पता है मीडिया में टीआरपी का खेल होता है, लालबाग के राजा से तो अथाह टीआरपी आ रही थी। तो भले ही स्थानीय लेवल पर ब्यूरो चीफ और रिपोर्टरों ने भले ही बॉयकॉट कर दिया, लेकिन ऊपर संपादकों ने और मालिकों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर चैनलों में फूट पड़ गई। जब एक चैनल ने दिखाना शुरू किया तो दूसरे ने बोला यार इसको तो लोग देख रहे हैं क्योंकि लालबाग का राजा दिखा रहा है, तो हमारा तो नुकसान हो रहा है। दूसरे ने दिखाना शुरू किया और इस तरह से फिर मीडिया में फूट हो गई और फिर वो बैन अपने आप ही, वो बाइकआउट अपने आप खत्म हो गया। अब लालबाग के राजा के मंडल के साथ में मीडिया के अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन जो बदसलूकी की खबरें हैं और जो वीडियोस हैं वो तो हर साल तो आते ही रहते। सर, आपका फेवरेट टॉपिक हमेशा से, आपने कई किताबें लिखी है, गैंगस्टर, मुंबई और गैंगस्टर्स रहे हैं, माफियाज। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी आपका एक्सपीरियंस, आप दाऊद के बारे में भी बहुत लिखते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस किसी गैंगस्टर के साथ कैसा रहा है? आपने किसी से बात की हो जो आपको अभी भी याद हो, कोई इंटरेस्टिंग अगर आप कुछ बताना चाहे कुछ? और सर, या इस दौरान आपको धमकियां मिली या कुछ भी ऐसा? ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं। समथिंग जो आपको अभी भी याद है, ऐसे सोच के डर लगता हो या कुछ भी, अरे मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है। देखो, ऐसा है कि ऐसी कुछ एक घटनाएं जरूर हैं। जहाँ तक बात करने का सवाल है तो छोटा राजन से तो मेरी बहुत बार बातचीत हुई और मैं कई मामलों में उसके खिलाफ गवाह भी हूँ। जहाँ तक खुद को डर लगने का सवाल था या खुद को खतरे का सवाल था, तो ऐसी घटना हुई थी 2008 में मेरे साथ। हुआ ये था कि 2008 के अप्रैल के पहले हफ्ते में मुझे हेमंत करकरे जो एटीएस चीफ थे, उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि जितेंद्र, मुझे तुमसे अर्जेंटली मिलना है, तुम कहीं बाहरी लोकेशन पे मिलो, मेरे ऑफिस मत आना। तो हम लोग कहाँ मिले? एटीएस का ऑफिस नागपाड़ा में था। तो उन्होंने कहा कि तुम पुलिस कमिश्नर ऑफिस में आ जाओ, वहाँ पर जॉइंट कमिश्नर एडमिन के केबिन में हम लोग मिलते हैं। तो वहाँ पर जाके मैं उनसे मिला। तो उन्होंने मुझसे पूछा, यार जितेंद्र, ये बताओ कि तुमने ऐसी कौन सी स्टोरी दाऊद के खिलाफ कर दी जिससे दाऊद गिरोह जो है तुमको नुकसान पहुंचाना चाहता है, अच्छा, जिससे दाऊद तुमसे भड़का हुआ है? तो मैंने बोला, मैंने तो बहुत सारी स्टोरी की, अब मैं कौन सी स्पेसिफिक आपको स्टोरी बताऊं? मैंने तो दाऊद का जो उसका रत्नागिरी वाला घर था वो सबसे पहले मैंने दिखाया, उसका बाद में सारे चैनलों को पता चला।
मैंने घर के एक एक कमरे में जाके वॉक थ्रू किया था, और जब भी दाऊद का जिक्र आता है तो मुंह से देशद्रोही निकल ही जाता है। देशद्रोही दाऊद इब्राहिम, भगोड़ा दाऊद इब्राहिम, ये सारे शब्द अपने आप निकलते हैं दाऊद के आगे पीछे, दाऊद के नाम के। मैं उसी तरह से बोलता था। बोला नहीं वो तो ठीक है, वो तो अब सारे चैनल बोलने लग गए हैं देशद्रोही और भगोड़ा, उसमें क्या है, कौन सी स्टोरी। मैंने बोला मैंने यहाँ पर पाकमोड़िया स्ट्रीट में भी जो दाऊद का घर था, जहाँ पर दाऊद भागने से पहले 86 से पहले रहता था, उसके घर के अंदर भी स्टोरी की है जाकर, और बहुत सारी स्टोरीज की। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी स्टोरी की वजह से उसको मिर्ची लग गई और प्रॉब्लम हो गया। बोला सोचो। मैंने बोला लेकिन हुआ क्या है। बोले कि देखो ऐसा है कि हमने कुछ दाऊद के शूटर्स का फ़ोन इंटरसेप्ट किया है, और उसमें छोटा शकील तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ओके। और तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारी बाइक का नंबर क्या है, तुम्हारा आना जाना कहाँ है, तुम्हारा ऑफिस कहाँ है, वो सारी चीज़ें जो है उसका वो पता कर रहा है। तो हमको ऐसा लग रहा है कि तुमको थ्रेट है, तुम्हारी जान को खतरा है, और तुम जो है कुछ वक्त के लिए मुंबई छोड़कर बाहर चले जाओ। तो मैंने बोला क्या बात कर रहे हैं, इसी महीने के आखिर में मेरी शादी है, और ये अप्रैल का पहला हफ्ता होगा, और 27 अप्रैल को मेरी शादी थी, और उसके एक हफ्ते पहले मेरी बहन की शादी थी। मैं मामा के घर पे ही रहता था। मैंने बोला मेरा तो जाना पॉसिबल नहीं है, शादी की तैयारियां चल रही, पूरे कार्ड वार्ड छप गए, और अब आप बोलते मुंबई छोड़ के चले जाओ। अरे बोला जान बचेगी तभी तो शादी करोगे ना। तो मैंने बोला मैं तो नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे बॉस को फ़ोन करता हूँ। मिलिंद खांडेकर तब संपादक थे, और वो हेमंत करकरे के अच्छे दोस्त भी थे। अच्छा। क्योंकि वो भी क्राइम रिपोर्टर थे मुंबई में, और तब हेमंत करकरे डीसीपी हुआ करते थे, उस दौरान से उनकी जान पहचान थी। जी जी। तो बोले मैं मिलिंद को फ़ोन करता हूँ। फिर उन्होंने मिलिंद जी को फ़ोन किया और बोला कि ये देखो तुम्हारा जो रिपोर्टर है जितेंद्र, उसको थ्रेट है, और इसको मैं मुंबई से बाहर जाने को कह रहा हूँ, ये मान नहीं रहा है। तो मिलिंद जी ने वो स्पीकर फ़ोन पे बात कर रहे थे। मिलिंद जी ने बोला कि मैं तुम्हारा दिल्ली ट्रांसफ़र कर देता हूँ, कुछ दिन के लिए दिल्ली आ जाओ। तो मेरी उनसे भी बहस हो गई। मैं बोला मैं कैसे आ सकता हूँ, घर में 2 शादियाँ हैं, मेरी खुद की शादी है। तो जब हेमंत करकरे ने देखा कि मैं नहीं मान रहा हूँ, तो फिर हेमंत करकरे ने कहा कि ओके डोंट वरी, तुमको जो करना है करो। उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए मुझे, बोला उसको फॉलो करना। बोला हमारे लोग तुम पे नज़र रखेंगे। अच्छा। हमारे लोग नज़र रखेंगे, और हमको जो करना है हम फिर करेंगे, तुम निश्चिंत रहो। उसके बाद आगे क्या हुआ मुझे पता नहीं, क्योंकि उसी साल नवंबर 2008 में हेमंत करकरे जो है 26/11 के हमले में शहीद हो गए। जी। मैं उसके बाद मैं उनसे मिलने वाला था, पूछने वाला था कि उस थ्रेट का क्या हुआ उनका, लेकिन मुझे पता नहीं है कि उसके बाद आगे उसका क्या हुआ, उन शूटरों का क्या हुआ, लेकिन ये घटना हुई थी। ओके। सर ये जो डॉन होते हैं या अंडरवर्ल्ड गिरोह के माफियाज होते हैं, ये अपनी इमेज को लेकर किस तरह से होते हैं, क्या ये इस पर अगर आप बताएं। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। इमेज को लेकर ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा कि छोटा राजन से मेरी बातचीत हुई 2010 में। तो मैंने छोटा राजन का इंटरव्यू किया, बहुत सारे सवाल पूछे, बहुत सारे उन्होंने जवाब दिए। अब हुआ ये कि हमारे चैनल ने तय किया कि हम छोटा राजन का ऑडियो नहीं सुनाएंगे। अच्छा। हम किसी गैंगस्टर को जो है टीवी पे जगह नहीं देंगे। तुम उसका ट्रांसक्रिप्ट लिखो, और वो ट्रांसक्रिप्ट जो है हम छोटा राजन जैसे दिखने वाले किसी आर्टिस्ट को बिठाएंगे स्टूडियो में। ओके। और तुम सवाल पूछना और वो आर्टिस्ट जवाब देगा। अच्छा। अब उस आर्टिस्ट ने क्या किया कि उसने थोड़ा सा ड्रामेटाइज करने के लिए मुंबई की टपोरी लैंग्वेज इस्तेमाल की। अपन दाऊद को छोड़ेगा नहीं, अपन ये कर देगा, अपन को क्या समझेला है, अपन ठोक डालेगा उसको, ये वो इस टाइप की लैंग्वेज इस्तेमाल करने लगा। अब छोटा राजन एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैंने जो उसका इंटरव्यू किया है उसी की आवाज़ सुनाई जाएगी, और वो इंटरव्यू में बहुत ही अच्छी भाषा का इस्तेमाल कर रहा था। मतलब कि मैंने छोटा राजन का ऐसा भी ऑडियो सुना है कि बहुत गंदी गंदी गाली देता है, जिससे भी उसको एक्सटॉर्शन करना हो। ओके। गाली गलौज जिस तरह के मैंने मुंबई पुलिस के पास जो ऑडियो के सैंपल्स थे, बहुत रफ और बहुत डरावने तरीके से बात करता है। लेकिन जब वो मुझसे इंटरव्यू दे रहा था मुझे, तो बहुत ही पोलाइट, ऐसे किसी बिजनेसमैन के जैसे बहुत ही सभ्य भाषा में जवाब दे रहा था। ओके। वो बातचीत थी। तो उसको लगा था कि वही आएगा टीवी पे, लेकिन हुआ ये कि ये ड्रामेटाइज वर्जन टीवी पे दिखा। अब वो देखने के बाद छोटा राजन जो है भड़क गया।
अच्छा, उसने मुझे कोई धमकी वमकी नहीं दी, लेकिन उसने मेरा बहुत जो है ना, मतलब क्या कहेंगे कि मुझे बड़ा परेशान कर दिया उसने। अगले दिन मराठी में मेरी बात होती थी नॉर्मली जैसे, अरे राजा हे तू काय केला, मी असा बोलतोय का अपुन तपुन, मेरी भाषा ऐसी है क्या? हाँ, मैं जेंटलमैन के जैसा बात करता हूँ। वो कौन है उसका नंबर दो, कौन है मेरे मिला रहे, वो तो आर्टिस्ट है उसकी क्या गलती वो तो आर्टिस्ट है, उसको तो। और हमारे चैनल ने ऐसा फैसला किया कि आपको की आवाज नहीं सुनानी है, लेकिन आपकी कही हुई बात वो कह रहा था। अरे तो ऐसे बोल रहा है, अपुन ये करेगा, अपुन वो करेगा, क्या मैंने तुमसे ऐसी बात की? इस टाइप की लैंग्वेज टपोरी, मैं टपोरी हूं क्या? ऐसी लैंग्वेज में बात की क्या मैंने? तो उससे वो बड़ा हर्ट हो गया था। तो दे आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट देयर पब्लिक इमेज। इनको बॉलीवुड में बड़ा इंटरेस्ट होता है ना सर, ये गैंगस्टर्स को। देखिए, ऐसा है कि अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड में के बीच में कई तरह के रिश्ते रहे हैं। एक रिश्ता रहा है शिकार और शिकारी का, प्रे एंड प्रेडेटर का, जहां पर कि बॉलीवुड की हस्तियों को ये गैंगस्टर्स धमकाने के लिए फ़ोन करते हैं, उनके राइट्स हथियाते हैं, उनसे वसूली करते हैं, और अगर पैसा नहीं दो तो उनको मार डालते हैं। एक ये रिलेशन था। दूसरा रिलेशनशिप था पार्टनर्स का, कि बॉलीवुड अपना काला पैसा जो है फिल्मों में लगाता था और बदले में जो कमाई होती थी वो लेता था, राइट्स ले लेता था। ये दूसरे तरीके का रिश्ता था। तीसरे तरीके का रिश्ता था कि पैट्रन्स और परफॉर्मर्स का, कि दुबई वगैरह में जो पार्टियां होती थी, जो शोज़ होते थे, तो बॉलीवुड की हस्तियों को वहाँ पर बुलाया जाता था परफॉर्म करने के लिए, नाचने गाने के लिए, और उनको अंडरवर्ल्ड की तरफ से पैसा भी दिया जाता था, अच्छा खासा पैसा दिया जाता था। ऐसा नहीं कि मतलब अगर किसी डॉन ने बुलाया तो पैसा नहीं देते थे, पैसा भरपूर देते थे। खाली ये कि बुलाया तो जाना पड़ेगा। अच्छा, मना नहीं कर सकते हो कि मेरा ये शूट है या मैं बीमार हूँ या ये है वो है, भाई ने बुलाया मतलब जाने का, हाजिरी लगानी पड़ेगी। हाँ, तो ये होता था। ये तीसरे तरह का रिश्ता था। चौथी तरह का रिश्ता ये था कि अंडरवर्ल्ड एक तरह से कंट्रीब्यूटर भी था, कंटेंट कंट्रीब्यूटर था अच्छा, बॉलीवुड की फिल्मों के लिए। कुछ एक कन्वर्सेशंस हैं जहां पर छोटा शकील संजय दत्त और हरीश सुगंध और महेश मांजरेकर से बात कर रहा है। ऐसा एक ऑडियो कन्वर्सेशन आया था साल 2002 के आसपास। तो उसमें छोटा शकील फिल्मों की टेक्निकलिटीज बता रहा है, क्या सीन होना चाहिए, अरे वो पिक्चर में कंटिन्यूटी नहीं है, कंटिन्यूटी आनी चाहिए, ये सीन में ये होना चाहिए, वो सीन में वो होना चाहिए। कई बार अंडरवर्ल्ड जो है वो स्क्रिप्ट कैसी हो, डायलॉग क्या हो, सीन क्या हो, ये लोग भी तय करते थे। दाऊद का भाई नूर इब्राहिम, जिसको नूरा कहते हैं, उसने तो फिल्मों में गाने भी लिखे हैं। अभी एक वो गाना, उस फिल्म का नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, जिसमें मुंबई की तमाम सड़कों के नाम थे, कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड। सलमान खान की मूवी, रवीना टंडन। तो ये गाना उसी ने लिखा था। आप देखोगे क्रेडिट्स में उसका नाम है नूर कास्कर। ओके, तो एक ये रिश्ता भी था। अच्छा, इसके अलावा एक रिश्ता था कि बॉलीवुड की कुछ अभिनेत्रियां जो हैं उनके डॉन्स के साथ में रोमांटिक अफेयर्स भी थे। दाऊद के साथ किसका था, हम देखते हैं, तस्वीरें नेट पर उपलब्ध हैं। छोटा राजन के साथ भी एक अभिनेत्री का नाम जुड़ा, कुछ और भी अभिनेत्रियां थी। तो एक इस टाइप का भी हाजी रिलेशनशिप रहा है। मस्तान ने तो शादी की थी ना, मुझे याद नहीं आ रहा है। आई थिंक सोना नाम की एक्ट्रेस थी। हाँ, यस बिल्कुल, हाँ। उसके ज़्यादा डिटेल मेरे पास है नहीं है। अबू उनको सलीम, भी थोड़ा मोनिका लोग, बेदी। हाजी मस्तान को भी थोड़ा लोग मसीहा टाइप मानते थे। हाँ, देखिए क्या है कि मैंने कहा ना कि ये जो गैंगस्टर्स हैं ये हमेशा ये कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि ये रॉबिन हुड हैं। मतलब दे आर नॉट जस्ट मनी माइंडेड, दे आर नॉट जस्ट मनी ड्रिवन क्रिमिनल्स। वो किसी मकसद से भी जो है ऑपरेट करते हैं। तो हाजी मस्तान ने तो बाद में आगे चल के उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई थी, और वो जो कैंसर के पेशेंट्स थे उनकी मदद वगैरह भी करते थे, चैरिटी का भी काम करते थे अपने अंतिम दिनों में। तो आगे जाके हाजी मस्तान स्मगलर थे। देखिए, हाजी मस्तान वगैरह जो थे ना, ये खून खराबे वाले गैंगस्टर्स नहीं थे कि किसी को धमकाकर, किसी को मारकर जो है वसूली करना या डराना। ये स्मगलर्स थे जिनका काम था कि दुबई वगैरह से सोने चांदी इलेक्ट्रॉनिक के सामान और ये सारा कुछ स्मगल करके भारत में लाना।
तो ये उस टाइप के क्रिमिनल्स थे। हाँ, ये बात अलग है कि चूंकि इनके साथ इनका ये सारा काम करने के लिए क्रिमिनल्स का इस्तेमाल होता था, तो लोग इनके पास अपने लफड़े झगड़े निपटाने के लिए भी आते थे। किसी का कहीं पैसा अटका हुआ है या किसी के बीच में कोई विवाद है तो इनके पास पहुंच गए, और इन्होंने एक बार धमकाने वाले अंदाज में फैसला कर दिया तो उसको मानना पड़ता था। सर मैंने पढ़ा था जैसे ये शूट आउट एट लोखंडवाला, शूट आउट एट वडाला जो हुआ था, तो ये ख़त्म ऐसे हुआ कि ये एक दूसरे ही ये जो ग्रुप था ये एक दूसरे लोग ही अपने ऑपोजिशन का टिप देते थे। जैसे दाऊद की टीम थी वो दूसरे टीम की टिप देती थी पुलिस को ही, और इसको बाद में बता दिया कि ये पुलिस की सक्सेस है, बट एक्चुअली में ये दोनों ही टिप देते थे। ये सच है? देखिए, ये तो कहावत है पुरानी, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। अगर एक गैंग की दुश्मन पुलिस है तो फिर उस गैंग की राइवल गैंग पुलिस को टिप दे देती थी। अच्छा, अंडरवर्ल्ड खत्म कैसे हुआ वो मैं आपको संक्षेप में बताता हूं कि देखिए 1995 में गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने और उनके पास गृह मंत्रालय भी आया जी। उस दौरान जब उन्होंने अपना पदभार संभाला तो मुंबई शहर में रोजाना शूटआउट्स होते थे, बहुत खून बहता था शहर में। गैंगस्टर्स एक दूसरे को तो मारते ही थे, लेकिन कारोबारियों को, बिल्डर्स को, होटेलियर्स को, फिल्मकारों की भी हत्याएं करते थे। और जैसा मैंने बताया, भरत शाह नाम के कपड़ा व्यापारी की तो पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर हत्या हो गई थी। बिल्कुल। तो फिर गोपीनाथ मुंडे ने एक दिन मीटिंग बुलाई पुलिस अधिकारियों की और उनको खुली छूट दे दी। एक तरह से उन्होंने एंडोर्स कर दिया एनकाउंटर्स की पॉलिसी। उसके पहले भी एनकाउंटर्स होते थे, लेकिन वो बहुत कम संख्या में होते थे। लेकिन गोपीनाथ मुंडे की उस मीटिंग के बाद मुंबई पुलिस फुल ऑन शुरू हो गई गैंगस्टर्स को मारने के पीछे। साल में करीब 100 गैंगस्टर्स मारे जाते थे। आपने फिल्म सत्या देखी है? जी। फिल्म सत्या में एक सीन है जहां पर मुख्यमंत्री के सामने अमोद शुक्ला, जिनका किरदार परेश रावल ने निभाया था, वो बैठे हुए हैं और एक होम सेक्रेटरी बैठा हुआ है। बिल्कुल। तो उस मीटिंग में मुख्यमंत्री कहते हैं ना, कमिश्नर साहब आपको जो ठीक लगे वो करिए, बट प्लीज क्लीन द सिटी। तो वो जो सीन है वो गोपीनाथ मुंडे की इसी मीटिंग से इंस्पायर्ड है। गोपीनाथ मुंडे ने भी मुंबई पुलिस कमिश्नर और बाकी अधिकारियों को बुलाकर कहा था, तुमको जो ठीक लगे करो, लेकिन शहर को साफ करो। और उसके बाद मुंबई में गोलियां चलनी शुरू हो गई पुलिस की। गैंगस्टर्स पकड़ पकड़ के मारे जाने लगे और इस पॉलिसी ने अपना असर भी दिखाया। अब गैंगस्टर्स पकड़े कैसे जाते थे? क्योंकि राइवल गैंग्स पुलिस को टिप दे देती थी और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारियों के दस्ते बन गए। कोई प्रदीप शर्मा का ग्रुप था, विजय सालस्कर का ग्रुप था, प्रफुल्ल भोसले थे, रविंद्र आंग्रे थे, ये सारे अधिकारी थे, इनकी टीम थी और ये एक्सपर्टाइज करते। जैसे रविंद्र आंग्रे जो है वो मंचेकर गैंग को मारते थे। अच्छा। मंचेकर गैंग के सदस्यों को। प्रदीप शर्मा छोटा शकील गैंग के सदस्यों को मारते थे। विजय सालस्कर अरुण गौली और अमर नायक गैंग के सदस्यों को मारते थे। तो उनको टिप मिलती थी इनके राइवल गैंग से कि वो शूटर फलाने बार में गया है, वो बार की डांसर उसकी आइटम है, उधर उससे मिलने जाएगा, उसको उठा ले सकते हो वहाँ पे। तो इस टाइप की टिप्स वगैरह मिलती थी इनको। फिर वो अपना जाल बिछाते थे। फिर इनके खबरियों का भी नेटवर्क होता था। तो इस तरह से ये गैंगस्टर्स पिकअप होते थे। एक तो पुलिस ने ये पॉलिसी अपनाई गैंगस्टरों को मारने की। दूसरा, उसी दौरान जो है एक सख्त कानून बनाया गया, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, मकोका। उस कानून के तहत जो है पुलिस को काफी वक्त मिल जाता है किसी आरोपी को कस्टडी में रखने का, और उसमें जमानत जल्दी नहीं होती है। और उसमें अगर आरोपी कोई बयान देता है तो उसी के खिलाफ बतौर सबूत इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उस कानून के तहत करीब हजारों, 3,500-4 हजार गैंगस्टर्स की गिरफ्तारी हुई। तो इस तरह से इस सदी की शुरुआत तक, यानी कि आप मान सकते हैं 2009-10 तक मुंबई अंडरवर्ल्ड लगभग खत्म हो गया। हालांकि 2011 में जेडे वाली वारदात हो गई, लेकिन बाय एंड लार्ज मुंबई अंडरवर्ल्ड की कमर टूट चुकी थी। सर, ये जो पुलिस ऑफिसर्स थे ये फेवरेट भी थे क्या, कि किसी गिरोह के ये फेवरेट है, इसी गिरोह का ये फेवरेट है, ऐसा भी होता था सर जो एनकाउंटर कर रहे थे उस दौरान? हाँ, ऐसा था। क्योंकि देखिए, आपको अगर जानकारी हासिल करनी है, अगर आपको खत्म करना है
मान लीजिए गौली गिरोह को, जी। तो गौली का दुश्मन कौन है? दाऊद गिरोह। दाऊद गिरोह। तो आपको अपना नेटवर्क दाऊद गिरोह में बनाना पड़ेगा। दाऊद गिरोह के ही कुछ लोगों के साथ आपको रिश्ते बनाने पड़ेंगे, तालमेल रखना पड़ेगा, जो आपको बताएगा कि गौली गिरोह के फलाना शूटर फलानी जगह पे मौजूद हैं, वहाँ पर वो डांस बार में गया है या वो होटल में रुका हुआ है, तो टिप मिलती है। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम काम करता था। ओके सर। क्योंकि बाद में खुद पुलिस वालों पे भी आरोप लगा और उन पे भी केस चलने लगे। ये बात बिल्कुल सही है कि अंडरवर्ल्ड के खिलाफ काम करते करते कुछ पुलिस अधिकारी अंडरवर्ल्ड के लिए काम करने लगे, और जब उनका मामला सामने आया तो उनको बर्खास्त कर दिया गया पुलिस सेवा से। ऐसे 2-3 अफसर थे, खास करके इस सदी की शुरुआत में, जिनका नाम आया और जिनको पुलिस सेवा से डिसमिस किया गया। लेकिन कुछ ने उसको चैलेंज किया तो कुछ रीइंस्टेट भी हो गए। एक वीडियो वायरल हुआ था आई थिंक 2009-10 में, जहां पर फरीद तनाशा और विकी मल्होत्रा, ये छोटा राजन गिरोह के 2 गैंगस्टर्स थे, उनमें से एक पार्टी वहां पर आयोजित की गई थी चेंबूर के क्लब में। तो फरीद तनाशा नाम का जो गैंगस्टर था, वो मुंबई पुलिस के एक एसीपी और कुछ इंस्पेक्टर्स के साथ में मिलकर पार्टी में नाच रहा था। अच्छा। और वो गाना बज रहा था, ए गणपत चल दारूला, इन द मुंबई ऑल ओवर इंडिया वी आर द भाईस। तो इससे पता चलता है कि किस तरह का नेक्सस पुलिस और इन अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टरों के बीच में था। तो सर, आप जैसे बता रहे हैं कि मुंबई में जिस तरह से अंडरवर्ल्ड को ख़त्म किया गया, तो क्या यही मॉडल जो है ये यूपी सरकार अपना रही है और वहाँ पे माफियास को और डॉन को ख़त्म कर रही है? वहाँ पे भी आए दिन एनकाउंटर्स हो रहे हैं। जी हाँ, मुझे तो यही लगता है कि 90 के दशक में जिस तरह से एक ही स्क्रिप्ट होती थी हर एनकाउंटर की, कि पुलिस को जानकारी मिली कि फलाना गैंगस्टर इस जगह पे आने वाला है, पुलिस की टीम ने वहाँ पर जाके घेरेबंदी की, गैंगस्टर आया, पुलिस ने उसको आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन गैंगस्टर ने आत्मसमर्पण नहीं किया, उसने उल्टा पुलिस पे गोली चला दी, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जवाब में गोली चलाई, वो गोली गैंगस्टर को लग गई, गैंगस्टर मर गया। और आप देखिए कि 90 के दशक में जितने भी एनकाउंटर हुए, कम से कम मुझे लगता है 400-500 एनकाउंटर हुए होंगे, सब में यही कहानी है, सब में यही कहानी है। तो उसी तरह से आप उत्तर प्रदेश में भी देखिए, लगभग सभी में यही कहानी है। हाँ, उसमें थोड़ा सा एक वेरिएशन ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में गाड़ी पलटी हो जाती है, यहां पर गाड़ी नहीं पलटी होती थी। राइट। लेकिन अल्टीमेटली रफली स्पीकिंग तो उसी तरह का मामला यूपी का भी है। और भले ही एनकाउंटर की नीति जो है वो अनैतिक मानी जाए या गैर कानूनी मानी जाए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मुंबई में जो मैंने ऑब्जर्व किया कि एनकाउंटर की पॉलिसी के बाद में ही अंडरवर्ल्ड का खात्मा हुआ। जो अंडरवर्ल्ड खत्म हुआ मुंबई में, जब पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू की, उसके बाद ही मुंबई में शूटआउट्स कम हुए और उसके बाद ही मुंबई में अंडरवर्ल्ड की कमर टूटी। हालांकि इसमें मानवाधिकार का हनन होता है, ये एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग मानी जाती है, ये हत्या मानी जाती है, लेकिन कई बार जैसा लोग बोलते हैं ना कि जहर को काटने के लिए जहर का ही इस्तेमाल करना पड़ता है या लोहे को लोहा ही काटता है, तो फिर पुलिस इस तरह की नीति अपनाती है। और कानून की रक्षा के लिए कई बार पुलिस को कानून तोड़ना पड़ता है। मैं एनकाउंटर की नीति का समर्थन या विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हकीकत है वो आपको बयान कर रहा हूं कि कानून, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए कई बार पुलिस को कानून के दायरे के बाहर भी निकलना पड़ता है। तो इस मॉडल से क्या सच में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन सकता है? देखिए, लोग योगी सरकार की सबसे बड़ी यूएसपी तो यही मान रहे हैं कि योगी सरकार ने जो है कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारा है और जो माफिया राज था वो खत्म किया है। हालांकि ये वाक्य भी अपने आप में कई सवालों को जन्म देता है। कई लोग जातिवाद का भी आरोप लगाते हैं कि पुलिस किसी विशेष जाति के ही गुनहगारों को मारती है और एक विशेष जाति के भले ही कितने भी बड़े क्रिमिनल हों उनको टच भी नहीं करती है। तो इस तरह के आरोप भी पुलिस पर लगे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि वहाँ पर भी वैसी ही नीति अपनाई जा रही है
आज के वक्त में उत्तर प्रदेश में, जैसी कि 90 के दशक में मुंबई में अपनाई जाती थी कि गोली का जवाब गोली। देखते हैं, अब होपफुली हमारा मुंबई ठीक हो जाए फिर से, ये जो लॉरेंस बिश्नोई का जो आतंक चल रहा है। अब ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या बिश्नोई गैंग की तरफ से किसी तरह की हरकत Exactly. होती है, उस पर डिपेंड करता है कि क्या मुंबई में फिर से अंडरवर्ल्ड हावी होगा या फिर मुंबई पुलिस कुछ तरीका अपना लेगी, कुछ ऐसा प्रोटेक्टिव तरीका अपनाएगी जिससे कि फिर से मुंबई में अंडरवर्ल्ड अपने पैर ना पसार सके और फिर से 90 के दशक का वो खतरनाक काला दौर वापस ना लौटाए। सर, आपने कोई ऐसा शूट आउट लाइव देखा है? 26/11 का देखा है ना? हाँ। जो इतना बड़ा शूट आउट था मुंबई शहर में, वो तो मैंने Exactly. पूरे 60 घंटों तक कवर किया है। कैसा था, लाइक आप लोग को, लाइक उस टाइम पे जब टेररिस्ट अंदर हैं, डर नहीं लग रहा? इतनी मीडिया है, बहुत कुछ हो रहा है, कभी भी गोली लग सकती है, वो एक्सपीरियंस कैसा था? नहीं लग रहा था कि बिकॉज मीडिया पे भी एलिगेशन लग रहे थे कि आप लाइव दिखा रहे हैं, फिर ब्रॉडकास्ट बंद कर दिया गया और इररिस्पॉन्सिबल भी बोला जा रहा था। मैं जानना चाहती हूँ कि इतने साल पहले वो जो माहौल था, आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी कि क्या गलत है क्या सही है, क्या समझ में आ रहा था? इतना प्रेशर, बहुत बिल्कुल। कुछ चीज़ें। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने नेहा। देखिए, जो 26/11 का हमला था ना, उस मैग्नीट्यूड का टेररिस्ट अटैक, उस तरह का टेररिस्ट अटैक जो है ना, वो मुंबई शहर पर पहला था उतने बड़े पैमाने पे, और वो मुंबई पुलिस के लिए भी ऐसा पहला अनुभव था। उस हमले को कवर करने वाले पत्रकारों के लिए, हम जैसे पत्रकारों के लिए भी वो पहला अनुभव था। उसके पहले कोई गाइडलाइन नहीं थी कि ऐसा हमला किस तरह से होना चाहिए, कोई एक प्रोटोकॉल नहीं बनाया गया था और पुलिस की भी ऐसी कोई तैयारी नहीं थी। तो आप उसे गलती कहिए या इनएक्सपीरियंस कहिए, हर किसी से हुई थी। पुलिस के एंड से भी हुई, सरकार के एंड से भी हुई, मीडिया के एंड से भी हुई, क्योंकि ये पहला अनुभव था जब इस तरह के किसी अटैक को फेस किया जा रहा था। दूसरी बात ये कि आतंकी जब आए थे, जो 10 आतंकी आए थे हमला करने के लिए, तो बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही बारीकी से प्लानिंग करके आए थे। कहां पर उतरना है, कहां से 2-2 के ग्रुप में कौन सीएसटी जाएगा, कौन ताज में घुसेगा, कौन ओबराय में घुसेगा, कौन नरीमन हाउस में घुसेगा, कौन टैक्सी में बम रखेगा जो जूहू में जाके एक फटे और एक वाड़ी बंदर में जाके फटे। एक एक चीज की बड़ी ही डिटेल प्लानिंग पहले से करके आए हुए थे। तो क्या आपको लगता है कि वो अपने ऑपरेशन को टीवी देख के अंजाम देते कि टीवी पर क्या चल रहा है? बट कॉल्स और पे तो बात TV हो रही थी। टीवी, हाँ, कॉल्स पे बात हो रही थी बिल्कुल, लेकिन टीवी जो है वो बड़ा ही जनरल, उस वक्त में जो लोग, ये प्रिंट के कुछ पत्रकारों ने इस तरह का आरोप लगाया था, मैं आपको बोल देता हूं, जो फील्ड पे आए भी नहीं थे, जिन्हें फील्ड का पता भी नहीं था, उन लोगों ने ऐसा नैरेटिव शुरू कर दिया। अच्छा। कि टीवी पर इस तरह से बाहर टीवी के जनरल विजुअल्स दिखाए जा रहे थे कि नरीमन हाउस से बाहर कैमरे लगे हुए थे, ताज है बाहर कैमरे लगे हुए हैं, और अंदर कमांडो किस तरह का ऑपरेशन कर रहे हो तो बाहर टीवी पत्रकारों को भी नहीं पता चलेगा। कोई टीवी पत्रकार अंदर थोड़ी गया था कि कमांडोज के साथ में कोई टीवी पत्रकार अंदर थोड़ी गया कि वो दिखा रहा है कमांडो इस कॉरिडोर में घुसे हैं, इस कमरे को नॉक कर रहे हैं, इस फ्लोर पे आए हैं। ऐसा तो किसी टीवी पत्रकार ने नहीं किया था ना। बाहर जनरल था, और इतना बड़ा हमला होगा तो क्या जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, क्या टीवी चैनल्स उसको कवर नहीं करते? Exactly. और वो कर रहे थे, और उस मैग्नीट्यूड का हमला टीवी चैनलों ने इतने बड़े पैमाने पे किया, तो उसका रिस्पांस भी फिर सरकार ने उसी तरह से दिया। टीवी चैनलों ने ही बताया कि कितना बड़ा हमला है। सबसे पहले आप जेके दत्ता जो एनएसजी के चीफ हैं, आप उनका बयान सुनिए उस वक्त का। जब रात को लियोपोल्ड कैफे में सबसे पहला हमला हुआ तो उनका कहना था मैं टीवी देख रहा था, और टीवी पर खबर आई कि 50-60 राउंड फायर हो गए हैं। तो जेके दत्ता का कहना था, एनएसजी चीफ का, कि उसी वक्त में मैं समझ गया कि ये कोई अंडरवर्ल्ड वाला मामला नहीं है, जरूर ये टेररिस्ट अटैक हो सकता है। और तभी उन्होंने अपने लोगों को तैयार रहने के लिए कह दिया कि हमें मुंबई जाना पड़ सकता है। उनके इंटरव्यू में बात है। तो कैसे पता चला? उनको टीवी से ही पता चला ना। तो जो लोग फील्ड पे आए नहीं, जो लोग वहां मौजूद नहीं थे, टेबल पे बैठकर अखबार में लिख दिया कि टीवी चैनलों ने ये किया वो किया, तो कितना जायज है वो? दूसरी बात कि जब इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की ओर से बोला भी गया कि आप इसको तुरंत लाइव मत दिखाइए, आधे घंटे डिले करके दिखाइए, तो वैसा भी किया गया।
लेकिन कुल मिला के मैं बात कहूंगा कि यह हमला सबके लिए पहला था। इसके पहले किसी को अनुभव नहीं था, ना तो पत्रकारों को अनुभव था कि इस जैसा हमला कैसे कवर करना चाहिए, ना तो मुंबई पुलिस के पास अनुभव था कि ऐसा हमला किस तरह से डील किया जाए, लड़ाई किस तरह से की जाए, और ना तो सरकार के पास में कोई अनुभव था कि कैसे उसको रिस्पॉन्ड किया जाए। सर इसके बाद जो कसाब को पकड़ा गया, ऐसी कोई डिटेल इनसाइट जो आपको पता है एज अ जर्नलिस्ट, हम आम लोगों को नहीं पता, आप शेयर करना चाहें? नहीं, कसाब से जुड़े हुए तो बहुत सारे किस्से हैं। देखिए, कसाब को जब पकड़ा गया तो रमेश महाले नाम के एक मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी थे, रिटायर हो गए हैं। तो क्रॉफर्ड मार्केट में जो क्राइम ब्रांच की यूनिट 1 का ऑफिस है, वहाँ पर कसाब को रखा गया था। वो काफ़ी वक्त उन्होंने कसाब के साथ में गुजारा। अच्छा। तो कसाब के साथ वो बड़ा दोस्ताना व्यवहार करते थे, अच्छा। और इसलिए करते थे ताकि कसाब उनसे खुलकर बताए सारा कुछ जो है। वैसे साजिश तो उसने पहली रात को ही बता दी थी। तो जब ये बातचीत करते थे तो मजाक मजाक में कसाब उनको कहता था, ये महाले कसाब को कहते थे मजाक मजाक में, अभी तेरे को तो लटका डालेंगे, तू तो गया, तूने जो किया है अभी तो तेरे को लटकाएंगे। तो कसाब कहता था कि अरे क्या लटकाओगे तुम लोग, वो अफजल गुरु को तुम लोग ने पकड़ा ना पार्लियामेंट अटैक के मामले में, लटकाया क्या अभी तक? हाँ, तो क्या लटकाओगे, कोई लटकाने वटकाने वाला नहीं। तो ये हो गया। अब 2012 में जब कसाब को फांसी हुई तो आर्थर रोड जेल से उसको लेने के लिए पहुंचे वही महाले, और उसको लेकर पुणे की यरवड़ा जेल में उन्होंने छोड़ा, जहां पर उसको फांसी दी गई। तो उन्होंने पूछा, और कसाब अब तो तेरा टाइम आ गया, हाँ तू बोल रहा था नहीं लटकाएंगे। तो कसाब ने बोला आप सही कह रहे थे। तो ये किस्सा है जो महाले ने मुझे सुनाया। और कसाब पकड़ा कैसे गया वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कसाब ने, आपको पता है कि उसने पुलिस की कॉलिस हथिया ली थी, जो 3 अधिकारी बैठे हुए थे उनकी हत्या की। पुलिस की कॉलिस को हत्या कर वो विधान भवन पहुंचे। विधान भवन में कसाब और इस्माइल, ड्राइविंग सीट पर इस्माइल था और बगल की सीट पर कसाब बैठा था। तो उनको पता चला कि जो कॉलिस गाड़ी है उसका टायर पंक्चर हो गया है, पुलिस की कॉलिस का। तो वो लोग बाहर निकले, वहाँ से एक स्कोडा कार गुजर रही थी। ये अंधेरी की, ये खोटेलियर की वो कार है, एक उडुपी रेस्टोरेंट चलाने वाले शख्स की। तो उसको गन पॉइंट पे उसको उतरवाया और उस स्कोडा कार पे कब्जा कर लिया। उस कार पे वापस इस्माइल ड्राइविंग सीट पर बैठा, कसाब बगल में, और वो मरीन ड्राइव से होते हुए टुवर्ड्स मलाबार हिल जाने लगे। अच्छा, जो कॉलेज में एक अरुण जाधव नाम के कांस्टेबल थे जिनको गोली लगी थी लेकिन वो जिंदा बच गए थे, उन्होंने तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट कर दिया कि देखो यहाँ पर इन्होंने गाड़ी छोड़ दी है और दूसरी गाड़ी में आगे निकले हैं। तो मरीन ड्राइव को पूरा खाली करा लिया गया था और गिरगांव चौपाटी पर डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन की टीम ने वहाँ नाकेबंदी कर दी। अब जब ये पुलिस की ये स्कोडा कार लेकर ये जब गुजर रहे थे वहाँ से इस्माइल और कसाब, तो इनके पीछे से एक तुकाराम ओमले नाम के एक पुलिसकर्मी थे, उन्होंने पीछा करना शुरू किया। और इनकी स्कोडा कार जब गिरगांव चौपाटी पर पहुंची, सुख सागर के जंक्शन पर, तो वहां आगे बैरिकेड्स लगे हुए थे। तो इस्माइल ने क्या किया, तुरंत वाइपर ऑन कर दिया कंफ्यूज करने के लिए और हेडलाइट फुल ऑन कर दी और तुरंत यूटर्न लेने लगा। लेकिन तब तक में तुकाराम ओमले पीछे से पहुंच गए और उन्होंने सीधा कसाब को ऐसे पकड़ लिया। बाईं तरफ की सीट पे बैठा हुआ था, उसको ऐसे जकड़ लिया। लेकिन कसाब ने क्या किया कि कसाब के पास में AK-47 थी, उसने ट्रिगर दबा दिया। तो ट्रिगर से धड़ाधड़ गोलियां निकली और तुकाराम ओमले की बॉडी को छलनी कर दिया, वो वहीं पर गिर गए। और एक गोली संजय गोयलकर नाम के इंस्पेक्टर खड़े हुए थे बगल में, उनकी कमर से रगड़ के गई, वो भी गिर गए। अच्छा, जब ये हुआ तो तब तक में हेमंत बावधनकर नाम के एक दूसरे इंस्पेक्टर थे जो राइट साइड में थे इस्माइल की तरफ, उन्होंने तुरंत अपनी रिवॉल्वर से इस्माइल की आंख में गोली मार दी, फायर किया और इस्माइल उधर ही मर गया। उसके बाद उन्होंने टर्न किया अपने रिवॉल्वर को टुवर्ड्स कसाब। लेकिन जो संजय गोयलकर गिर गए थे कमर में गोली लगने की वजह से, उन्होंने तुरंत एक हेमंत बावधनकर को गाली दी, ए बावधिया त्याला मारू नकोस, और माँ की गाली दी। उनके मुंह से जो आम बोलचाल में यार दोस्तों के साथ निकलती है, तो ऐसे उन्होंने बोला, अरे त्याला मारू नकोस, त्याला जीवंत पकड़ूया, तो एविडेंस आए रे, उसको मारो मत, उसको जिंदा पकड़ते हैं, वो एविडेंस है।
तो हेमंत बावधनकर को लगा हाँ इसको जिंदा पकड़ना चाहिए, तो फिर उन्होंने ट्रिगर दबाने वाले थे और रुक गए। और उसके बाद वहाँ जो कांस्टेबल थे उन्होंने लाठी डंडों से कसाब की खूब पिटाई की, उसकी AK-47 छीन ली और फिर उसकी पूछताछ की गई और उसने रातों रात पूरी कहानी बता दी। अगर कसाब उस रात पकड़ा नहीं जाता तो ये पता ही नहीं चलता कि ये पाकिस्तान से आए आतंकियों ने जो है इस हमले को अंजाम दिया था। और लोग ये भी समझते कि ये शायद जो आतंकी थे ये हिंदू थे, क्योंकि सबने इस तरह का कलावा पहन रखा था और जो उनके पास आई कार्ड बरामद हुए थे उसमें हिंदी नाम थे, हिंदू नाम थे सारे के सारे। तो वो बड़ा कंफ्यूजन। कसाब का जिंदा पकड़ा जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी मुंबई पुलिस के लिए उस रात, और उसी से उस रात ही पूरी साजिश का खुलासा हो गया। कसाब से जुड़ी एक और भी कहानी है। कसाब को मराठी आती थी। ओह, कैसे? मतलब इतनी तैयारी? मराठी आती थी, वो इस तरह से आती थी। उस 2-3 कारण थे उसके। एक बार हुआ ये कि कसाब को आर्थर रोड जेल के अंडा सेल में रखा था। अंडा सेल एक ऐसा सेल है आर्थर रोड जेल का जहां पर सूरज की रोशनी भी नहीं आती और हाईली प्रोटेक्टेड सेल होता है, और उसमें एक सेल में एक ही आरोपी रखा जाता है। तो एक बार स्वाति साठे जो जेल की सुपरिटेंडेंट थी, उन्होंने जेल का गार्ड जो बाहर खड़ा था उस सेल के, तो उन्होंने जेल के गार्ड से पूछा कि हाँ गाढ़ो ठीक बड़ा है ना, गाढ़ो मतलब गधा, मराठी में गधा, कि ये गधा ठीक तो है ना। तो उस गार्ड ने कहा हाँ ठीक है मैडम, और स्वाति साठे वहाँ से चली गई। तो कसाब ने ये सुना तो भड़क गया। उसने गार्ड से पूछा वो मैडम मेरे को गधा क्यों बोल रही थी। तो वो गार्ड चौंक गया, वो गार्ड भाग के गया, अरे मैडम उसको तो मराठी आती है, आपने उसको गाढ़ो बोला, वो समझ गया कि उसको गधा बोलने। तो पता चला कि उसको मराठी भी आती है। अब मराठी कैसे आती है, तो 2-3 तरीके से उसने मराठी सीखी थी। एक तो इस साजिश में जो उसका हैंडलर था अबू जुंदाल नाम का, जिसका असली नाम जबीउद्दीन अंसारी है, वो यहाँ महाराष्ट्र के बीड़ का रहने वाला था, तो उसने कुछ सिखाया हुआ था। दूसरा कि यहाँ पर जो पुलिस वाले आपस में बात करते थे या कोर्ट में जो बातचीत वगैरह होती थी, तो उससे उसने सीख ली थी। और कोर्ट में कसाब का नाम सुनकर आपकी इमेज में आता है कि एक निर्दयी हत्यारा जिसने कि कई लोगों की हत्या की, लेकिन कोर्ट में उसका चेहरा बिल्कुल अलग था। वो बड़ा हंसमुख नजर आता था, हंसी मजाक करता था, हंसाता था, कुछ ना कुछ कमेंट पास करेगा तो सब लोग हंसने लग जाते थे। मतलब मैंने तो ट्रायल कवर किया है, तो मैं बता रहा हूँ कि रोज वो इस तरह से बिहेव करता था, कुछ ना कुछ वन लाइनर बोल देता था। अच्छा। तो सब लोग हंसने लग जाते थे और उसको देखकर लगता ही नहीं था कि ये वो शख्स है, ये वो आतंकवादी है जिसने इतने बेगुनाहों की, हमारे देश के इतने नागरिकों की हत्या की। तो ये भी था। तो आपने तो कई बार सामने से देखा होगा। बहुत बार देखा, बहुत बार देखा कोर्ट में। मैं उस वक्त था जब उसको फांसी की सजा सुनाई गई कोर्ट में। तो ऐसे गिल्ट चेहरे पे कुछ, या फिर ऐसी नहीं, कोई गिल्ट नजर नहीं आती थी। वो तो बड़ा हंसमुख था, एकदम हंसता रहता था, हंसाता रहता था, और उसको देखकर लगता ही नहीं था कि ये कोई आतंकी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि बीच में आपने भी ये खबर सुनी होगी कि कसाब जो है उसने बिरयानी की डिमांड की थी जेल में, कि उसको बिरयानी चाहिए। दरअसल वो बात झूठ है। अच्छा। कसाब ने कभी बिरयानी की डिमांड की नहीं और ना तो कभी उसको बिरयानी खिलाई गई। ये बात जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे इस मामले के, उज्जवल निकम जी, उन्होंने ऐसा फर्जी बयान दे दिया था और जानबूझकर दिया था। खुद उन्होंने ये बात बाद में कबूल की। उनका कहना था कि कुछ लोग जो है ना कसाब के प्रति सिंपैथी जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। कुछ ऐसा लिख रहे थे या ऐसा बोल रहे थे जिससे कि कसाब के प्रति जो है ना सिंपैथी जनरेट हो रही थी कि उसका तो ब्रेन वॉश किया गया, वो बेकसूर है, ये है, वो है टाइप की, इस तरह की कसाब की इमेज बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो उस इमेज को ध्वस्त करने के लिए उज्जवल निकम ने बयान दिया कि अरे कसाब को तो उसके किए पे कोई पछतावा ही नहीं है, वो तो जेल में बिरयानी मांगता है, बिरयानी की जिद करता है। और फिर सब लोगों ने उस खबर को चला दिया कि अरे देखो ये तो बिरयानी मांग रहा है। और फिर जो अपोजिशन पार्टी थी, तब कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी, तो उन्होंने बोल दिया अरे ये सरकार तो जो है कसाब को जेल में बिरयानी खिलाती है, जबकि ना तो उसने बिरयानी मांगी ना उसको खिलाई गई। ये सिर्फ उसकी इमेज बिल्डिंग को रोकने के लिए दिया गया एक बयान था। ये कसाब की फांसी भी एकदम अचानक हो गई, लोगों में पता ही नहीं चला। ये जब फांसी लगने के बाद बताया गया। देखिए, कसाब की फांसी की खबर है वो मेरे दोस्त उमेश कुमावत ने और मेरे जो पूर्व सहकर्मी उन्होंने ब्रेक की थी, आप भी जानती हैं उनको। जी।
तो हुआ है कि हम दोनों उस वक्त साथ ही में काम करते थे एबीपी न्यूज़ में, और जिस सुबह कसाब को फांसी दी जानी थी उसके एक शाम पहले उमेश के पास खबर आ गई थी कि कल सुबह कसाब को फांसी दी जाएगी। देश के किसी पत्रकार के पास वो खबर नहीं थी, सिर्फ उमेश के पास थी। उमेश ने मुझे बताया और कहा कि ओबी वैन लेके मुझे रात को ही पुणे निकलना पड़ेगा। कैमरामैन को भी लेके गया, कैमरामैन तक को पता नहीं था कि क्यों उसको पुणे ले जाया जा रहा है, बस कोई बड़ी खबर मिलने वाली है। ना ओबी इंजीनियर को पता था, ना ओबी ड्राइवर को पता था। उमेश को पता था, मुझे पता था और हमारे संपादक को पता था कि कल सुबह ऐसी खबर होगी। 2 ओबी वैन थी हमारी, दूसरी ओबी वैन मैंने आर्थर रोड जेल पे ले जाकर लगा दी और मैं खुद वहाँ पर चला गया सुबह सुबह, क्योंकि आर्थर रोड जेल में पहले रखा था, लेकिन उसके एक दिन पहले कसाब को वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था पुणे। तो 2 विंडो में खबर ब्रेक हो जाती, पहले उमेश खबर ब्रेक कर देता। और फिर जो कैमरामैन था, सुबह जब फांसी हुई और उमेश कुमार जब कैमरे के सामने आके बोलने लगा, तब पहली बार उमेश के कैमरामैन को पता चला कि कसाब को फांसी हुई है। इतनी सीक्रेसी बरती गई थी, उसके पहले किसी को भी मालूम नहीं था। और पुलिस में भी, जो पुलिस की टीम छोड़ने को गई थी कसाब को, जिसमें ये महाले भी थे, रमेश महाले, उन सबके मोबाइल फोन जो है रखवा लिए गए थे। मीरा बोरोनकर जो है एडिशनल डीजी प्रिजन्स थी, आईपीएस अधिकारी, तो सारे लोगों के मोबाइल फोन रखवा लिए गए थे ताकि बाहर कहीं खबर ना जाए कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। लेकिन क्यों? सीक्रेसी मेंटेन करनी थी कि अगर बाहर खबर जाती तो हो सकता है कुछ हंगामा होता या कोई प्रॉब्लम होती या फांसी में रुकावट डालने का कोई प्रयास होता। और कसाब जो है पाकिस्तान के भी टारगेट पर हो सकता था, क्योंकि वो एक जीता जागता सबूत था ना पाकिस्तान की करतूतों का, कि किस तरह से पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों ने हमारे देश में करवाया था। ये सब तो कसाब से ही सामने आया था ना जी। तो पाकिस्तान उसको भी खत्म करा सकता था। इसके लिए आईटीबीपी की सिक्योरिटी आर्थर रोड जेल के बाहर लगाई गई थी। इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस के कमांडोज गार्ड करते थे। मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी के अलावा इतनी हाई सिक्योरिटी में उसको रखा गया था। सर, मुंबई की इतनी सारी बातें की, गैंगस्टर्स की बातें की, तो मुझे गैंगस्टर से एक और सवाल याद आ गया कि आपने अरुण गवली के बारे में भी अपनी किताब में लिखा है। आपने दगड़ी चाल देखी है उनकी? आपने बेशक देखी होगी, आपने कवर भी किया होगा। कैसी थी? मैंने सुना है अंदर ही अंदर अंडरग्राउंड उन्होंने घर बनाए थे, रास्ते बनाए थे, केव्स जैसे। उस बारे में कुछ बताइए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, जो 90 के दशक में मुंबई में जो 4-5 प्रमुख गैंग्स थी, उनमें से एक गैंग, बड़ी गैंग थी अरुण गवली की। और अरुण गवली गैंग का मुख्यालय था दगड़ी चाल, बायकला, जहां पर अरुण गवली रहते थे। उस चाल के अंदर एक बिल्डिंग है जिसका नाम है गीताई बिल्डिंग। अच्छा। उस बिल्डिंग के अंदर अरुण गवली का घर था और वहीं से अरुण गवली ऑपरेट करता था। और जो लड़के भी उसके, जो शूटर्स वगैरह भी होते थे, मोस्टली वो दगड़ी चाल से ही आते थे। अब उस बिल्डिंग के अंदर अरुण गवली ने ऐसा सिस्टम बना रखा था, बहुत सारी बिल्डिंग के नीचे से सुरंगें वगैरह बना रखी थी और बहुत सारी दीवारों में ऐसी कैविटीज बना रखी थी जहां पर कि वो छुप सकता था। और जब भी पुलिस की वहां पर रेड पड़ती थी, छापा पड़ता था, तो अरुण गवली या तो उन सुरंगों के जरिए वहां से भाग जाता था। पहली बात तो अरुण गवली के जो है ना सोर्सेस पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत थे, तो अगर पुलिस की कोई कार्रवाई होने वाली होती थी तो उसको पहले से ही पता चल जाता था कि पुलिस आने वाली है, तो पहले से निकल जाता था। लेकिन समझ लो कि कभी किसी क्राइम ब्रांच की टीम ने अचानक में ही छापा मार दिया, तो ऐसे में भी उसके पास बचने के बहुत सारे तरीके थे। और दगड़ी चाल से बाहर निकलने के लिए उसने बहुत सारे खुफिया रास्ते बना रखे थे। अच्छा, अगर बाहर नहीं भी निकल पाता था तो घर के अंदर भी उसने कुछ फर्नीचर और कुछ दीवारें, फेक सीलिंग्स, फेक वॉल्स इस तरह से बना रखे थे कि वो उनके अंदर छुप जाता था। और पुलिस की टीम जब जांच के लिए आती थी तो उनको पता नहीं चलता था कि यहाँ पर कहीं अरुण गवली छुपा हुआ है। तो इस तरह से उसने तरीके बना रखे थे खुद को पुलिस से बचाने के। आपने देखा है ये सब? जब एक बार क्राइम ब्रांच यूनिट 3 की टीम उसको पकड़ने के लिए गई थी, वो एक मामले में वांटेड था, तब मैं उस पुलिस टीम के साथ में मैं उसके घर में घुसा था और वहाँ पर ये सारी चीज़ें नज़र आई थी। तो हमने देखा कि किस तरह से सोफे में कैविटी बना रखी थी, किस तरह से छुपा हुआ दरवाज़ा उसके कमरों में था जहाँ से निकल सकता था। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त में नज़र आई थी। सर, एक किस्सा है उनसे जुड़ा हुआ, आपने बताया भी था कि वो एक बार डर कर वोट देने नहीं गए थे, जबकि खुद चुनाव इलेक्शन लड़ रहे थे, और वो इतना डर गए पुलिस अधिकारी को देखकर कि वो नीचे तक नहीं उतरते। वो बताइए सर। ये बात है 2004 की। 2004 में अरुण गवली ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और जिस दिन वोटिंग वाला दिन था तो उस दिन
उन्होंने पत्रकारों को अपने घर बुलाया था और वहाँ से उनके दगड़ी चाल से कुछ ही फासले पर पोलिंग बूथ था जहाँ वो अरुण गवली जाने वाले थे और वहाँ पर सारे मीडिया वाले उनको वोट डालते हुए कैप्चर करते। अब हम सारे लोग पहुँचे, मैं स्टार न्यूज़ में था और मैं भी वो शायद दूसरी या तीसरी मंजिल थी उस इमारत की, दगड़ी चाल का गेट था और गेट के अंदर वो इमारत थी और वहाँ पर अरुण गवली अपने घर में बैठे हुए थे। अच्छा, उस ऊपरी मंजिल से बाहर की सड़क नज़र आती थी जहाँ से उसका व्यू मिलता था, बाहर सड़क पे कौन आ रहा है जा रहा है। और अरुण गवली खिड़की के पास ही बैठे हुए थे। तो हम पहुँचे और हम इंतज़ार करने लगे कि अब गवली यहाँ से निकलेंगे और हम उनके साथ में जाके उनके शॉट्स लेंगे। इसी बीच में होता यह है कि अरुण गवली नीचे देखते हैं तो एक सफ़ेद रंग की जिप्सी दगड़ी चाल के गेट के ठीक सामने आकर रुकती है और उसमें से निकलते हैं विजय सालस्कर नाम के मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर। अब विजय सालस्कर एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी माने जाते थे और उन्होंने अरुण गवली गिरोह के बहुत सारे शूटरों को एनकाउंटर में मारा था और अरुण गवली का गिरोह एकदम खौफजदा था उनके नाम से। तो अरुण गवली देखते हैं कि विजय सालस्कर निकला है और जब सालस्कर निकलते हैं तो वो अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकालते हैं, सिगरेट जलाते हैं, एक लंबा कश लेते हैं और फिर जिस खिड़की पर अरुण गवली बैठा होता है उसकी तरफ गुस्से से देखते हैं और मुंह से धुआं निकालते हैं और कुछ देर तक ऐसे ही सिगरेट का कश लेते रहते हैं और खुन्नस में उस खिड़की को देखते रहते हैं। तो अरुण गवली देखता है कि विजय सालस्कर आए हुए हैं। उसके बाद अरुण गवली की हालत खराब हो जाती है। विजय सालस्कर बमुश्किल 5 मिनट वहाँ रुकते हैं जब तक कि सिगरेट खत्म नहीं होती। उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन उन 5 मिनटों में अरुण गवली एकदम आतंकित हो जाता है। अब वो घर से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं। हम लोगों को देर हो रही थी क्योंकि अरुण गवली का कवरेज करने के बाद हमको दूसरे भी जो सेलिब्रिटीज़ थे या दूसरे जो लोग थे वोट डालने के लिए हमें उनका भी कवरेज करना था। तो हम उनको बोल रहे थे कि गवली जी चलिए आपके शॉट्स लेने, हम फिर निकलें दूसरी जगह जाएं। नहीं रुको रुको, खतरा है। बहुत देर तक वो माने ही नहीं। फिर हमने कहा कि अब ऐसा कीजिए कि आपको जब देने जाना हो जाना, हमको आप इंटरव्यू दे दीजिए, हम निकल जाते हैं यहाँ से। तो फिर मैंने अरुण गवली का इंटरव्यू किया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप खुद उम्मीदवार हैं अखिल भारतीय सेना के, अपनी पार्टी के, और आप खुद वोट डालने नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं? तो उस पर अरुण गवली का जवाब होता है, अरे कैसा जाएगा, नीचे वो मर्डर केस का आरोपी खड़ा है ना सालस्कर, कितने सारे लोग का मर्डर किया है, मेरा भी मर्डर कर देगा और उसके नाम से तो हर कोई डरता है। बच्चा भी बोलता है कि वो येड़ा आदमी है, कुछ भी कर सकता है। तो मैंने कहा कि हो सकता है कि आपकी सिक्योरिटी के लिए लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, सिक्योरिटी के लिए जो है उनको यहाँ पर भेजा गया हो। अरे पूरी मुंबई की सिक्योरिटी का ठेका केस नहीं लेके रखा है क्या? और मेरे को सिक्योरिटी देना है तो मेरे से पूछना मांगता है ना, ऐसा कैसा? और वो खौफ जो है ना अरुण गवली की जुबान पर और उनकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। तो ये इंटरव्यू करके मैं चला गया। तो ये किस्सा है। सर, तो जाते जाते एक आखिरी सवाल आप ही के किताब से है। आपने अपनी किताब में प्रमोद महाजन की मौत के बारे में जिक्र किया है। मैं जानना चाहूँगी प्रमोद महाजन की मौत की असली वजह क्या है? देखिए, जब प्रमोद महाजन की हत्या हुई तो उसके बाद से बहुत स्पेकुलेशन हुआ, तरह तरह की थ्योरीज जो है सामने आई कि प्रमोद महाजन को इसलिए उनके भाई ने मारा, ये कारण था, वो कारण था। प्रमोद महाजन का चरित्र हनन करने की भी कोशिश हुई, बहुत सारी चीज़ें सामने आई। तो मैंने तह में जाने की सोची और फिर हुआ ये कि जो जांच अधिकारी थे अनिल मेकवान नाम के, जिन्होंने कि इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट किया था और चार्जशीट दाखिल किए जाने से ठीक पहले उन्होंने पुलिस फोर्स से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था। तो मैंने उनको ढूंढा क्योंकि ये भी बड़ा रहस्यमय था कि जिस अधिकारी ने जांच की वो अचानक पुलिस सेवा ही छोड़ देता है और फिर गायब हो जाता है। तो मैंने उनको ढूंढा। फिर एक बार मेरी उनसे मुलाकात हुई बैंड्रा में, मैं उनके साथ एक कैफ़े कॉफ़ी डे में बैठा 2-3 घंटे और लंबी बात हुई। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई प्रमोद महाजन के मर्डर के बारे में। मैंने उनसे पूछा कि प्रवीण महाजन जो आरोपी था उसके साथ आपने बड़ा वक्त गुजारा, वो आपकी कस्टडी में ही था,
उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, और मैंने प्रवीण महाजन के साथ एक आरोपी के जैसा ट्रीटमेंट नहीं किया कि वो मेरा आरोपी है। मैंने प्रवीण महाजन के साथ बड़ा दोस्ताना व्यवहार रखा, और मैंने उसका मनपसंद उसको नाश्ता दिया, उसके साथ अच्छे से बात की, सम्मानजनक तरीके से पेश आया, गाली गलौज या मारपीट नहीं की उसके साथ। तो प्रवीण महाजन जो है खुलकर उनसे बातचीत करने लगा। तो अनिल मेकवान का कहना था कि प्रवीण महाजन ने इसलिए हत्या की क्योंकि प्रवीण महाजन का ऐसा मानना था कि उनके पूरे परिवार ने बहुत ही गरीबी के दिन देखे थे। मतलब प्रमोद महाजन के पिता बहुत जल्दी उनका निधन हो गया था, और उसके बाद पूरे परिवार ने काफ़ी संघर्ष किया था, लेकिन आगे चल के प्रमोद महाजन बड़े नेता बन गए, रईस बन गए, अमीर बन गए। अब उनका सारा जो पैसे का हिसाब किताब है वो पहले प्रवीण महाजन देखते थे, लेकिन अनिल मेकवान का ऐसा कहना था कि जब प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन की शादी हुई तो जो पूनम महाजन के पति थे आनंद राव, उन्होंने पूनम महाजन के पति ने वो सारा हिसाब किताब पैसे का व्यवहार देखना शुरू कर दिया और प्रवीण महाजन को साइडलाइन कर दिया। कुछ और भी ऐसे कारण थे जिसकी वजह से प्रवीण महाजन और प्रमोद महाजन में अनबन हो गई थी। तो इससे प्रवीण महाजन बड़े आहत हुए। उनका ऐसा मानना था प्रवीण महाजन का कि अगर हम लोगों ने गरीबी के दिन साथ झेले हैं तो जब खुशहाली आई है, जब पैसा आया है, तो वो भी हमें साथ में ही उसको एंजॉय करना चाहिए, साथ में ही उसको भोगना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था, तो इसकी वजह से उनका ग्रज था प्रमोद महाजन के प्रति। अच्छा, जिस दिन उनकी हत्या हुई उस दिन प्रवीण महाजन बहुत गुस्से में वर्ली के उनके फ्लैट में पहुंचे। प्रमोद महाजन हॉल में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और अंदर उनकी पत्नी किचन में चाय बना रही थी। प्रवीण महाजन गए और उन्होंने प्रमोद महाजन को देखकर बड़बड़ाना शुरू किया, चिल्लम चिल्ली मचानी शुरू की, जो उनके मन में भड़ास थी वो निकालनी शुरू की। लेकिन प्रमोद महाजन अखबार में ही मगन रहे और उन्होंने एक तरह से इग्नोर किया उसकी प्रेजेंस को, कि कोई आदमी यहाँ पर इंसान खड़ा है और उससे बात कर रहा है। ये बात बड़ी हर्ट कर गई प्रवीण महाजन को। उसने बड़ा अपमानित महसूस किया कि मैं यहाँ आया हूँ, प्रमोद महाजन के सामने खड़ा हूँ, उससे बात कर रहा हूँ और वो मेरी प्रेजेंस को एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे हैं, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। तो इसी में इम्पल्स में आके उसने गोली चला दी प्रमोद महाजन के ऊपर, और प्रमोद महाजन का फिर बाद में अस्पताल में, हिंदुजा अस्पताल में निधन हो गया। अनिल मेकवान का ये मानना है कि उस वक्त जब प्रवीण महाजन इतने गुस्से में आया था उनके घर पर, अगर प्रमोद महाजन ने 2 मिनट उससे बात कर ली होती, उसके कंधे पे हाथ रख के उसको बिठा दिया होता, उसको शांत कर दिया होता, तो शायद वो ये कदम नहीं उठाता और प्रमोद महाजन की हत्या नहीं करता। तो ये बात उस कन्वर्सेशन में निकल कर सामने आई। तो सर, अब बॉम्बे आफ्टर अयोध्या के बाद किस टॉपिक पे बुक लिख रहे हैं? मेरी अगली किताब नक्सलवाद के ऊपर है कि महाराष्ट्र में नक्सलवाद किस तरह से पनपा, किस तरह से उसने पैर जमाए, फिर उसको ख़त्म करने के लिए पुलिस ने किस तरह की रणनीति अपनाई, और आज नक्सलवाद की क्या स्थिति है। तो उसको लेकर मेरा काम चल रहा है, और उम्मीद है कि जब किताब सामने आएगी तो फिर उस पर बातचीत करने के लिए हम मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शुक्रिया इस बातचीत की खातिर मुझे बुलाने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद।